दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल रैपिड नॉलेज में। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आज नंबर सिस्टम की 11वीं क्लास होने वाली है, जिसमें हम नंबर ऑफ़ फैक्टर के कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे थे। ठीक है, कल की क्लास में हमने क्या किया था, नंबर ऑफ़ कॉन्सेप्ट का आधा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था, जिसमें हमने आपको पढ़ाया था किसी संख्या का हम लोग नंबर उसके गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे, उसके विषम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे, सम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे। ये सारी चीज़ें हमने क्या की थी, कल के क्लास में सीख ली थी। और आज की क्लास में हमें क्या सीखना था, उन गुणनखंडों का योग कैसे निकालेंगे, हमें वो उस कॉन्सेप्ट को क्या करना था, आज की क्लास में सीखना था। ठीक है, तो कल की क्लास में हमने आपको गुणनखंडों की संख्या निकालनी सिखा दी थी, चाहे वो किसी प्रकार की भी संख्या हो, इवन हो, ऑड हो, प्राइम नंबर हो, चाहे जो भी तरह की जितनी भी तरह की किसी संख्या का मल्टीपल दिया हो, ये सारी चीज़ें हमने आपको कल की क्लास में क्या किया था, समझा दिया था। अब देखिए, आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि अगर कोई संख्या दी गई है, उसके गुणनखंडों का हमें योग निकालना हो तो उसको कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहला काम तो हमारे पास यही होता है कि अगर हमारे पास कोई संख्या दी गई है, जैसे कि मान लीजिए 8 दिया गया, एग्जाम्पल में लेते हैं 8। अगर 8 के गुणनखंड हम देखेंगे तो इसके गुणनखंड क्या क्या होते हैं। देखिए, आपका ये 1 से कटता है, ये 2 से कटेगा भी, 4 से भी कटेगा, और किससे कटेगा, 8 से कटेगा। इसके अलावा तो और ये किसी संख्या से कटने वाला नहीं है। ठीक है, तो इसके टोटल गुणनखंड कितने हुए, 4। आपसे कोई पूछे इसके कुल गुणनखंडों की संख्या क्या हुई, 4। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि गुणनखंडों का योग बताइए। क्या करना है, गुणनखंडों का योग, यानी कि जितने भी गुणनखंड दिए गए इन सबको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। देखिए, 8 में आप 4 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 12। अब 12 में जब आप 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 14, और 14 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 15। तो यानी कि आपके लिए जो 8 के गुणनखंडों का योग आया, कितना आया, 15। अब देखिए, 8 जो है एक बहुत ही छोटी संख्या है, इसलिए हमने इसके गुणनखंड आसानी से निकाल के उसको हमने नॉर्मली जोड़ लिया। लेकिन अगर आपके पास कोई बड़ी संख्या दिख जाए तो आप उसको कैसे जोड़ेंगे, तो उसके लिए एक नियम बनाया गया है, उसी नियम को हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए, अगर आपके पास कोई बड़ी संख्या दी गई है तो सबसे पहला काम जो हमने संख्या निकालने के लिए भी करते थे और योग निकालने के लिए भी वही करेंगे। अगर कोई भी संख्या दी गई है तो उसे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में क्या करेंगे, तोड़ेंगे। तो देखिए, 72 हमारे पास एक संख्या दी गई है, इसको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में तोड़ेंगे तो 72 जो आपका होता है, 8 नवा 72 होता है। क्या होता है, 8 नवा 72। और 8 को आप क्या लिखेंगे, 2 का क्यूब लिख सकते हैं, और 9 को क्या लिखेंगे, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आप देखेंगे कि ये अभाज्य गुणनखंडों के रूप में क्या हुआ, टूट गया। क्या है, टूट के 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2। ठीक है, तो हमने 72 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में तोड़ा तो 2 का क्यूब और 3 का स्क्वायर आ गया। अब देखिए, सम निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, देखिए 2 की पावर जितनी दी गई है, ठीक है, तो 2 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक जाएंगे, जितनी इसकी पावर दी गई है वहाँ तक लेके जाएंगे। देखिए, 2 की पावर 0, फिर लगाएंगे प्लस, फिर लिखेंगे 2 की पावर 1, फिर लगाएंगे प्लस, फिर लिखेंगे 2 की पावर 2, फिर लगाएंगे प्लस, फिर लिखेंगे 2 की पावर 3। क्योंकि पावर 3 था इसलिए पावर 3 तक है, फिर लगा देंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब 2 का काम क्या हुआ, खत्म हुआ। अब क्या करेंगे, ये देखिए, इसके बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल है, इसलिए मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा दिया। अब देखिए, उसके बाद से हमें क्या करना है, ये 3 की पावर का क्या दी है, 2 तक दी है, तो फिर 3 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे और 3 की पावर 2 तक क्या करेंगे, हम जाएंगे जोड़ते हुए। देखिए, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2। देखिए, ब्रैकेट के अंदर जो भी संख्या लिखी है उनके बीच में प्लस है, लेकिन ब्रैकेट के दोनों ब्रैकेट के बीच में जो सिंबल हो क्या है, मल्टीप्लाई का। ये चीज़ का आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए, इतना लिखने के बाद से आप देखेंगे कि जो 2 की पावर 0 होती है उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। 2 की पावर 1 का वैल्यू क्या होता है, 2 होता है। और देखिए, 2 का जो स्क्वायर होता है क्या होता है, 4, और 2 का जो क्यूब होता है वो क्या होता है, 8 होता है। तो हमने इसको लिख लिया। अब देखिए, 3 की पावर 0 का मान क्या होता है, 1। 3 की पावर 1 का मान क्या होता है, 3, और 3 की पावर स्क्वायर का मान क्या होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। ठीक है, चलिए, 3 की पावर 0 का मान क्या होता है, 1। आप ये चीज़ याद रखिएगा, अगर किसी भी संख्या का पावर 0 दिया गया, चाहे वो कोई सी भी संख्या हो, तो उसका मान हमेशा ही क्या आता है, 1 आता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, इसका वैल्यू लिखने के बाद से हम देखेंगे कि जो इसको अब जोड़ेंगे, क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे। तो जोड़ने के बाद हम देखेंगे 8 4 12, 12 2 क्या होता है, 14, 14 क्या होता है, 15। यानी कि पहले वाले ब्रैकेट की संख्याओं को जोड़ने पर कितना आया, हमारे पास 15 आया। और दूसरे वाले ब्रैकेट की संख्याओं को जोड़ेंगे, 9 3 क्या होता है, 12, 12 1 क्या होता है, आपके पास 13। तो इसको जोड़ने पर कितना है, 13। यानी कि हमारे पास जो फाइनल में आया क्या है, 15 गुणे 13। और 15 गुणे 13 ही क्या है, इसके गुणनखंडों का योग है। अब इसका हम गुणा कर लेंगे, 15 गुणा 13 तो क्या आएगा, 195। ठीक है, 15 गुणे 13 क्या आता है, 195, और 195 क्या है, इसके गुणनखंडों का योग है। क्या था, इसके गुणनखंडों का योग। ये तो था गुणनखंडों का योग निकालने का पहला तरीका। ठीक है, हम आपको इसका एक दूसरा तरीका भी समझाएंगे, लेकिन उससे पहले हम एक और एग्जांपल लेके सीख लेते हैं। ठीक है, चलिए, हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल हमारे पास क्या दिया गया है, 2160 का दिया गया है। किसका दिया गया है, 2160। आप देखेंगे 2160 जो हमारे पास दिया गया है, तो पहला काम, इसको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में हम लोग क्या करेंगे, तोड़ेंगे। तो 2160 में जो 216 है, ये किसका क्यूब है, 6 की पावर 3, 6 का क्यूब है। अब देखिए, ये जो 1 0 है, 1 0 के लिए कितना 2 आएगा, 1 ही 2 आएगा, और 1 ही 5 आएगा। इतना काम हमारा हो गया। अब देखिए, जो 6 का क्यूब होता है, ये तो अभाज्य संख्या नहीं है, तो पहले तो इसे हम अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ेंगे। देखिए, 6 को जो हम तोड़ेंगे तो 2 गुणे 3 में टूट जाएगा,
और चूँकि पावर 3 था तो दोनों का पावर क्या लग जाएगा, 3 3 लग जाएगा। यानी देखेंगे अब 2 की टोटल पावर अब कितनी हो गई, 2 की पावर 3 यहाँ पे और 1 2 यहाँ पे था, यानी 2 की टोटल पावर कितनी हो गई, 4। तो हमने लिख दिया 2 की टोटल पावर 4। फिर देखिए 3 का क्या बचा है, क्यूब बचा है, तो हमने 3 का क्यूब लिख दिया। अब बची संख्या क्या है, 5 बची थी, तो हमने 5 भी लिख दिया। तो हमने क्या किया, 2160 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में तोड़ा, तो क्या मिला हमारे पास, 2 की पावर 4, 3 की पावर 3 और 5 मिला। अब देखिए इतना करने के बाद से हमें क्या निकालना है, सम ऑफ फैक्टर यानी गुणनखंडों का योग निकालना है। तो हमने आपको बताया था कि जब भी गुणनखंडों का योग निकालना है तो आप क्या करेंगे कि जितनी पावर दी गई है उस पावर तक पहुंचने के लिए हम लोग 0 से स्टार्ट करेंगे और उस पावर तक जाएंगे। देखिए 2 की पावर 4 दी है ना, तो 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, सबके बीच में प्लस लगाते हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे 2 की पावर 4 तक। अब देखिए इसके बाद हमें क्या करना है, 3 की पावर 3 दी हुई है, तो 3 की पावर 3 तक जाने के लिए हम क्या करेंगे, 3 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, फिर 3 की पावर 2, 3 की पावर 3। हमने पावर 3 तक गया, उसके बाद से पाँच का हम देखेंगे तो 5 की पावर कितनी दी हुई है आपके पास, 1 दी गई है, तो 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 हमने यहाँ तक लिख दिया। अब देखिए इतना पावर के रूप में लिखने के बाद से अगला काम हमारा क्या होता है, इसको जोड़ने का काम होता है। अब देखिए 2 का पावर 4 इसका मान कितना होता है, 16। 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। 2 की पावर 1 क्या होता है, 2 होता है। और 2 की पावर 0 हो तो उसका वैल्यू क्या होगा, हमेशा 1 होगा। किसी भी संख्या की पावर 0 तो वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। अब देखिए उसके बाद से जो अगला चीज़ दिया गया है क्यूब वाला, 3 का क्यूब क्या होता है, 27। 3 का स्क्वायर 9। 3 का पावर 1 क्या होता है, 3। और 3 की पावर 0 का मान क्या होता है, 1। ठीक है, तो हमने इसको भी लिख लिया। अब देखिए 5 की पावर 1 की वैल्यू क्या होती है, 5। अब 5 की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, इतना करने के बाद से अब हम क्या करेंगे, इसकी संख्याओं को जोड़ेंगे। देखिए 16 4 क्या होता है, 20। 20 8 क्या होता है, 28। 28 2 30 1 31, यानी पहले वाले ब्रैकेट के नंबर को जोड़ने पर कितना आया, 31 आया, तो हमने 31 लिख दिया। अब देखिए दूसरे वाले ब्रैकेट को जब आप जोड़ेंगे तो 27 3 क्या होता है, 30। और 30 9 39 1 40, यानी दूसरे वाले ब्रैकेट को जोड़ने पर कितना है, 40, तो इसलिए हमने यहाँ पे इंटू में 40 लिख दिया। अब तीसरे वाले ब्रैकेट को देखेंगे, 5 और 1 क्या होता है, 6, तो हमने तीसरे वाले ब्रैकेट में क्या लिख दिया, 6। तो इन तीनों को हमने गुणा के रूप में लिख दिया। अब इन तीनों संख्याओं की जब हम लोग गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 7440 आएगा। और यही क्या आ जाएगा, 2160 के गुणनखंडों का योग हो जाएगा। ठीक है, ये तो था आपका पहला तरीका गुणनखंडों का योग निकालने का। अब देखिए अब हम लोग सीखेंगे दूसरा तरीका। दूसरा तरीका गुणनखंडों का योग निकालने का क्या है, तो दूसरा तरीका सीखने से पहले सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा कि जीपी क्या होता है। क्या चीज़, जीपी। अब देखिए जो जीपी होता है, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं गुणोत्तर श्रेणी। क्या कहते हैं, गुणोत्तर श्रेणी। आपको ये पढ़ाया गया होगा, आप जब 9th 10th 11th 12th में पढ़े होंगे तो आपको शायद ये क्लास 11th का कॉन्सेप्ट है जीपी का, तो उसमें आपको ये पढ़ाया गया होगा। अब देखेंगे कि अगर आपके पास कोई श्रेणी दी गई है, गुणोत्तर श्रेणी हम किसे कहते हैं, अगर आपके पास कोई श्रेणी दी गई, जैसे श्रेणी हम ले लेते हैं ए, इसका अगला पद दिया ए आर, फिर अगला पद दिया ए आर स्क्वायर, फिर अगला पद दिया ए आर क्यूब। ऐसे ही कहाँ तक गया है, ये ए आर की पावर, एक मिनट, ए आर की पावर n-1 तक गया। कहाँ तक गया है, आर की पावर n-1 तक। अब देखेंगे इस श्रेणी की खासियत क्या है, तो आप देख रहे हैं इसमें प्रत्येक अगले पद को लाने के लिए, पिछली संख्या में किसी निश्चित संख्या से क्या की जा रही है, गुणा की जा रही है। कि इस निश्चित संख्या से क्या की जा रही है, गुणा। जैसे देखिए ए में आप किससे गुणा कर रहे हैं, आर से गुणा कर रहे हैं, तभी तो ए आर बन रहा है। अब देखिए अब ए आर तक तो हो गया। अब देखिए अगले पद ज्ञात करने के लिए इसमें फिर आप आर से गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे, आर से। देखिए तो आर से जैसे गुणा करेंगे तो आपके पास क्या मिलेगा, ए आर स्क्वायर मिलेगा। तो देख रहे हैं ए आर स्क्वायर मिल गया। अब देखिए इससे अगला पद हमें ज्ञात करना है, तो इसमें फिर क्या करेंगे, आर से गुणा करेंगे। फिर आर से जब गुणा करेंगे तो देखेंगे पावर फिर से जुट जाएगा, तो फिर ये मिले क्या हो जाएगा, ए आर क्यूब। तो देखते हैं आपके पास श्रेणी मिलती जा रही है, और ये श्रेणी कौन सी श्रेणी है, जीपी, यानी कि गुणोत्तर श्रेणी है। कौन सी श्रेणी है, गुणोत्तर श्रेणी। तो ये ऐसे इस प्रकार की जो श्रेणियाँ होती हैं वो क्या होती हैं, गुणोत्तर श्रेणी। अगर मान लीजिए आपको ये ध्यान में नहीं आ रहा, एक मिनट गलती से कट गया, फिर से हम लिख देते हैं। श्रेणी क्या था, ए था, ए आर था, ए आर स्क्वायर था, ए आर क्यूब, और ऐसे ही कहाँ तक गया था, ए आर की पावर n-1। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम इसमें किस संख्या से गुणा होती जा रही है, किस संख्या से गुणा हो रही है, ये आपको नहीं मालूम चल रहा, तो आप क्या करेंगे, प्रत्येक अगले पद को पिछले वाले पद से भाग कर देंगे। अगला पद क्या, मान लीजिए हम इस पद को ध्यान में लेते हैं, तो ए आर स्क्वायर है। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, इसके जस्ट पिछले वाले पद ए आर से भाग कर देंगे। तो अब देखेंगे ए से 1 कट गया, और ऊपर 2 आ रहा है, नीचे 1 आ रहा है, तो 1 आर से 1 आर कट जाएगा, तो क्या बचा केवल आर। यानी कि प्रत्येक संख्या में आर से गुणा की जा रही है। किससे गुणा की जा रही है, आर। और इसी आर को हम लोग क्या कहते हैं, सार्वंतर कहते हैं। क्या कहते हैं, सार्वंतर। यानी जिस कॉमन संख्या से हमें क्या की जा रही है, गुणा की जा रही है, जिस कॉमन नंबर से बार बार गुणा की जा रही है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सार्वंतर कहते हैं। और इसे स्मॉल आर से दिखाते हैं। किसे दिखाते हैं, और से। अब देखिए ये जो होता है सबसे पहला पद, इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रथम पद कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, प्रथम पद कहते हैं।
और आर को क्या कहते हैं हम लोग, सार्वंतर कहते हैं, मतलब जिस निश्चित संख्या से गुणा की जा रही है। अब आप देखेंगे इसमें ये एन क्या है, एन क्या है, एन जो है आपके पास पदों की संख्या है, इसमें कितने पद दिए गए हैं, क्या दिए हैं, कितने पद दिए गए हैं। अब देखेंगे आप यहाँ पे कुछ नहीं था, तो आप देखिए यहाँ पे ए लिखा है, तो आप ए के पास आर की पावर जीरो लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि आर की पावर जीरो का मान क्या होता है, वन होता है, और ए इंटू वन करेंगे तो आपके पास क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा। ठीक है, आप इतना लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। आप देखेंगे अगर आपके पास ये पहला पद ले रहे हैं, कौन सा पद, पहला पद, तो आर की पावर क्या है, जीरो। आप जैसे दूसरा पद ले रहे हैं तो आर की पावर क्या हो गया, वन। तीसरा पद ले रहे हैं तो आर का क्या होगा, स्क्वायर। चौथा पद ले रहे हैं तो आर का क्या हो जाएगा, क्यूब। यानी देख रहे हैं आप, जौन सा भी पद ले रहे हैं, जो भी पद लीजिए, आर की पावर उससे एक कम आ रही है। तो अगर ये लास्ट वाला पद कौन सा हो, एनवा पद हो, कौन सा पद हो, एनवा पद, तो आर की जो पावर होने वाली है वो क्या होने वाली है, एन माइनस वन होने वाली है, क्योंकि पावर हमेशा पदों की संख्या से क्या हो रही है, एक कम हो रही है। आर की पावर पदों की संख्या से हमेशा एक कम ही रह रही है, तो जब हम एनवा पद लेंगे तो क्या हो जाएगा, आर की पावर एन माइनस वन हो जाएगा। अब देखिए, ठीक है, इतना करने के बाद से अब आप यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे, ये तो हो गया गुणोत्तर श्रेणी। अब आपसे कभी बोल दे कि गुणोत्तर श्रेणी की जो पदों, गुणोत्तर श्रेणी का क्या करिए, इसका योग निकालिए। गुणोत्तर श्रेणी आपके पास दिया गया, अब बोले कि इसका योग बताइए क्या होगा। तो देखिए जो जीपी का सम होता है, जीपी यानी गुणोत्तर श्रेणी का जो सम होता है, उसका एक सूत्र होता है, क्या होता है, सूत्र क्या होता है, ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन, ठीक है, अपॉन में आर माइनस वन। ठीक है, ये क्या होता है, गुणोत्तर श्रेणी के सम का फॉर्मूला होता है, गुणोत्तर श्रेणी के योग का सूत्र होता है। अब देखिए ए क्या है, ए जो है आपका पास प्रथम पद है, क्या है, प्रथम पद, जो श्रेणी का सबसे पहला पद दिया गया है वही क्या होता है, ए होता है। आर क्या होता है, जिस निश्चित संख्या से बार बार गुणा की जा रही है, यानी कि सार्वंतर इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, सार्वंतर कहते हैं। तो आप देखेंगे इसमें बार बार आर से ही गुणा की जा रही है, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा आर लिखा। एन क्या है, पदों की संख्या। अब सारी वैल्यू आप इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो आपके पास क्या मिल जाएगा, इसका आंसर मिल जाएगा। जैसे देखिए, ये हम आपको एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे देखिए, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन दिया गया, जैसे देखिए पहला पद दे दिया दो, फिर दे दिया गया चार, फिर दे दिया गया आठ, फिर दे दिया गया सोलह, फिर दे दिया गया बीस, 16 32 दे दिया गया। ठीक है, तो आप देखेंगे सबसे पहले तो आप चेक करेंगे कि क्या ये दी हुई श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी है कि नहीं है। तो आप देखिए प्रत्येक संख्या में सेम नंबर से गुणा किया जा रहा है कि नहीं, अगला संख्या प्राप्त करने के लिए। तो आप देखेंगे इस 2 से 4 पाने के लिए हम कितने से गुणा कर रहे हैं, 2 से गुणा कर रहे हैं। फिर इसे 4 से 8 पाने के लिए इसमें भी कितने से गुणा कर रहे हैं, 2 से गुणा कर रहे हैं। फिर 8 से 16 पाने के लिए इसमें भी कितने से गुणा कर रहे हैं, 2 से कर रहे हैं। फिर 16 को उससे 32 पाने के लिए इसमें भी कितने से गुणा कर रहे हैं, 2 से कर रहे हैं। यानी देख रहे हैं आप, प्रत्येक अगला पद ज्ञात करने के लिए पिछले पद में हम लोग 2 से गुणा करते जा रहे हैं, तो हमें क्या मिल जा रहा है, गुणोत्तर श्रेणी मिल जा रहा है। यानी कि दी हुई श्रेणी क्या है हमारे पास, गुणोत्तर श्रेणी है। बोल रहा है कि इसका, इस श्रेणी का हमें क्या करना है, योग ज्ञात करना है। क्या करना है, योग ज्ञात करना है। तो जब गुणोत्तर श्रेणी है तो इसके योग का जो सूत्र होता है क्या होता है, ए आर की पावर एन माइनस वन अपॉन में आर माइनस वन, यही तो होता है इसका सूत्र। तो हम क्या करेंगे, अब हम लोग इसके सम का सूत्र, इसका सम निकालेंगे। देखिए सबसे पहले फॉर्मूले में क्या दिया गया, ए क्या होता है आपके पास, प्रथम पद। तो प्रथम पद आपके पास क्या दिया गया है, 2 दिया गया है, तो हम 2 ले लेंगे। अब देखिए आर क्या होता है, सार्वंतर, यानी कि जिस निश्चित संख्या से बार बार गुणा की जा रही है। इसमें किस निश्चित संख्या से गुणा की जा रही है, 2 से गुणा की जा रही है, तो आर का वैल्यू क्या होगा, 2। एन क्या होता है, पदों की संख्या, एन क्या होती है, पदों की संख्या। तो अब इसमें काउंट करिए कितने पद है, 1 2 3 4 5, कितने पद हुए, 5। तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। -1 अपॉन में, ठीक है, आर -1, तो आर क्या था आपके पास, 2 था, क्योंकि 2 से गुणा की जा रही है, तो यानी कि 2 - 1। ठीक है, आप देखिए ब्रैकेट वाला सेम नंबर ही हमेशा नीचे लिखा जाता है। ब्रैकेट में 2 - 1 था तो नीचे भी 2 - 1 हो गया। अब देखिए आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 की पावर 5 का मान क्या होता है, 32 होता है। अब 32 में से 1 जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा, 31। और 31 की जब आप गुणा 2 में करेंगे तो 31 दूनी क्या होता है आपके पास, 62। क्या होता है, 62। अपन 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 ही आएगा, तो 1 नीचे लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यानी इसके पदों का जो योग आ गया कितना आ गया, 62 आ गया। कितना आ गया, 62 आ गया। अब आप नॉर्मली भी जोड़ के देखिए 62 ही आना चाहिए। 32 में जब आप 8 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 40। ठीक है, अब देखिए 16 में जब आप 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 20। और 40 20 क्या हो गया, 60, और बचा होता है 2, तो 60 तो 2 क्या होता है, 62। यानी कि आप इस तरह भी जोड़ के देख रहे हैं तो क्या आ रहा है, 62 आ रहा है। फॉर्मूले से भी हमने निकाला तो क्या आ रहा है, 62 आ रहा है। तो ये था जीपी का कॉन्सेप्ट। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग निकालेंगे गुणनखंडों का योग निकालने के लिए। कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, गुणनखंडों का योग निकालने के लिए हम इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। तो चलिए वापस से हम चलते हैं अपने टॉपिक गुणनखंडों के योग पे। ठीक है, तो देखिए जो गुणनखंडों का योग हमारे पास दिया गया है, क्या दिया गया है, इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या था हमारे पास, पहला क्वेश्चन था कि गुणनखंडों का योग ज्ञात करिए। ठीक है, 72 के गुणनखंडों का योग ज्ञात करना था। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हमने आपके लिए लिख दिया फॉर्मूला। देखिए सम ऑफ जीपी, जीपी सी
और उसका फॉर्मूला क्या होता है, ए आर की पावर एन माइनस वन अपॉन में आर माइनस वन, जहाँ ए क्या है प्रथम पद है, आर क्या है सार्वनुपात है, और एन क्या है, एन क्या सार्वंतर। हम वहाँ पे शायद आर को आपको बार बार सार्वंतर बोल रहे थे, सार्वंतर नहीं वो सार्वानुपात होता है, ठीक है, वो गलती से हम आपके पास वहाँ पे सार्वंतर बार बार बोल रहे थे। देखिए एन जो क्या होता है, एन होता है आपके पास पदों की संख्या, एन क्या होती है, पदों की संख्या होती है, ठीक है। चलिए इतना देखने के बाद हम अब क्वेश्चन की तरफ चले। देखिए 72 जो था हमारे पास, 72 इसको हमने तोड़ा था तो क्या आया था, 2 की पावर 3 और गुणे 3 की पावर 2, यही तो आया था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको इस रूप में लिखेंगे, पावर को तोड़ के इसके रूप में लिखेंगे। देखिए 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 तक जाएंगे। 3 की पावर 2 है तो इसका भी 3 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे और 3 की पावर 2 तक जाएंगे, ठीक है। इतना लिखने के बाद से आप एक चीज़ नोटिस करिए, देखिए इस वाले ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट को आप ध्यान से देखिए, पहले ब्रैकेट में आप देखेंगे प्रत्येक अगला पद ज्ञात करने के लिए पिछले पद में कितने से गुणा की जा रही है, 2 से गुणा की जा रही है। देखिए आपके पास पहला पद क्या दिया है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 का मान मतलब 1 दिया गया है। अगला पद क्या है, 2 है ना, 2 की पावर 1 है, तो इसमें हम लोग एक में कितने से गुणा करेंगे कि 2 मिल जाए, तो आप देख रहे हैं कि 2 से गुणा की जा रही है। फिर इसका अगला पद क्या दिया है, 2 की पावर 2 दी गई है, क्या दी गई है, 2 की पावर 2 दी गई है, यानी 2 की पावर 1 में आप कितने से गुणा करेंगे, 2 की पावर 2 बन जाए, तो आप फिर 2 से ही गुणा करेंगे। देखिए क्योंकि पावर पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, पावर पर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि यहाँ से भी आप इसमें कितने से गुणा किए, 2 का स्क्वायर प्राप्त करने के लिए 2 से ही गुणा किए। अब देखिए 2 का क्यूब प्राप्त करने के लिए, क्या प्राप्त करने के लिए, क्यूब प्राप्त करने के लिए, तो जो आपका स्क्वायर वाला टर्म है इसमें आप फिर 2 से गुणा करेंगे। तो देखिए पावर 2 था इसका, पावर 1 था इसका, तो यानी पावर टोटल कितना हो गया, 3, यानी कि फिर से पावर क्या हो गया आपके पास, 3 हो गया। यानी कि आप देख रहे हैं कि ये भी जो दी गई श्रेणी है वो क्या है, जीपी श्रेणी बन रही है कि नहीं बन रही है, क्योंकि इसमें प्रत्येक अगला पद ज्ञात करने के लिए 2 से गुणा की जा रही है। अब देखिए इसी प्रकार 3 वाली जो है, इसमें प्रत्येक अगला पद ज्ञात करने के लिए कितने से गुणा की जा रही है, 3 से गुणा की जा रही है। कितने से गुणा की जा रही है, 3 से, क्योंकि पहले था 1 था, इसकी फिर दोबारा वैल्यू क्या हुई, 3 हुई, फिर उसके बाद अगली वैल्यू क्या हुई, 9 आई। यानी प्रत्येक अगला पद ज्ञात करने के लिए कितने से गुणा की जा रही है, 3 से गुणा की जा रही है। अब देखिए अगर ये 5 के रूप में दिया गया था, किसके रूप में, 5 के रूप में, जैसे 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, तो आप देखेंगे इसमें प्रत्येक अगला पद याद करने के लिए किससे गुणा की जा रही है, 5 से गुणा की जा रही है। किससे गुणा की जा रही है, 5 से, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आएगा कि ये दी हुई श्रेणी क्या है, एक गुणोत्तर श्रेणी है। क्या है, गुणोत्तर श्रेणी। तो अब देखिए, अब यहाँ पे आप देखेंगे गुणोत्तर श्रेणी, पहले वाली श्रेणी के लिए जो प्रथम पद आपके पास दिया है, क्या दिया गया है, 1 दिया गया है। 2 की पावर 0, और 2 की पावर 0 का मान क्या होता है, 1, यानी किसी भी संख्या का पावर 0 होता है तो उसका मान क्या होता है, 1। अब देखिए आर क्या है, किसकी श्रेणी दी गई है, 2 के पदों में श्रेणी दी गई है, तो आर की वैल्यू हमेशा वही 2 होती है। आप देख लेंगे कि 2 से हर संख्या में गुणा की जा रही है, किससे गुणा की जा रही है, 2 से, तो आर की वैल्यू क्या होगी, 2। और पदों की संख्या कितनी दी गई, 1 2 3 4, पदों की संख्या कितनी दी गई है, 4 दी गई है, क्योंकि पावर इसमें कितना है, पावर 3 तक दिया गया है, तो पदों की संख्या क्या, उससे एक अधिक ही पद होती है, तो पदों की संख्या कितनी हुई, 4। आप काउंट भी कर सकते हैं, 1 2 3 4, पदों की संख्या कितनी हुई, 4। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। अब देखिए इसके लिए भी देख लेते हैं साथ में ही। 3 के लिए आप देखेंगे तो इसका भी प्रथम पद क्या दिया गया है, 3 की पावर 0, और उसकी पावर 0 है तो इसका मान क्या होगा, 1 होगा। और जो आर की वैल्यू दी गई है, कितनी दी गई है, 3, क्योंकि इसमें प्रत्येक पद में कितने से गुणा की जा रही है, 3 से गुणा की जा रही है, ठीक है। और देखिए फिर अगला पद क्या दिया है, 3 का स्क्वायर, यानी कि 3 के पावर 1 में आप 3 से गुणा करेंगे तभी तो 3 का स्क्वायर होगा, यानी कि ये गुणोत्तर श्रेणी है। देखिए आर की मान हो गई 3, अब पदों की संख्या कितनी हो गई, 1 2 3, एन की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। आप देख सकते हैं पावर क्या था, 2 था, तो पावर से एक अधिक ही तो पदों की संख्या होती है, तो पावर से एक अधिक कितनी, 3 था, तो इसलिए पदों की संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई। तो ये आपके पास था क्या, गुणोत्तर श्रेणी के हमने बारे में लिख लिया कि इसका प्रथम पद क्या है, आर की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू क्या है। अब लगाएंगे फॉर्मूला। देखिए पहले वाले के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे, तो फॉर्मूला यही तो था, ए आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन में आर माइनस 1, ठीक है। देखिए ये कॉन्सेप्ट समझाने में टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप इसको क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे तो मात्र 20 से 30 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, 20 से 30 सेकंड में। और जो पहला कॉन्सेप्ट समझाया था हमने आपको सम निकालने का, उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लेकिन इस वाले कॉन्सेप्ट में आपको थोड़ा भी टाइम नहीं लगेगा। इसको आपको जल्दी करना भी हम सिखाएंगे, कैसे इसको जल्दी करेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या लगा रहे हैं, देखिए सबसे पहले हमको लिखना होता है, फॉर्मूले में ए होता है, तो ए की वैल्यू क्या है, 1 है, तो हमने 1 लिख दिया। अब देखिए ब्रैकेट में क्या होता है, आर की पावर एन माइनस 1 होता है, तो आर की वैल्यू क्या है आपके लिए, 2 है, और पावर क्या है, एन है, तो एन क्या है, पदों की संख्या। तो देखिए पदों की संख्या क्या थी, 4 से 2 की पावर 4 माइनस 1 लिख दिया, और नीचे फिर से आर माइनस 1 होता है, तो आर क्या था, 2 था, और 1 क्या था, तो 1 लिख ही दिया हमने। अब देखिए इसके लिए आप देखेंगे, इसके लिए प्रथम पद क्या दिया है, 1 ही दिया गया है, और आर की वैल्यू क्या दी गई है, 3 दी गई है, तो 3 की पावर कितनी लिखते हैं, एन होता है, एन क्या है, पदों की संख्या, पदों की संख्या भी कितनी दी गई, 3, यानी 3 की पावर 3 माइनस 1, और नीचे भी क्या होता है, आर माइनस 1, यानी कि 3 माइनस 1। इतना लिखने के बाद से अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 2 की पावर 4 क्या होता है, 16, और 16 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 15, तो 15/1 हो गया। अब देखिए 3 की पावर 3 का मान क्या होता है, 27, और 27 में से 1 जाएगा क्या हो जाएगा, 26, अच्छा
26 बट्टे में क्या होता है, 3 में से एक जाएगा क्या बचेगा 2, तो इसको काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा 13 बार में। यानी कि आपके पास जो मिला फाइनल में जो रिजल्ट मिला क्या मिला 15 × 13। इसको सॉल्व करने पर 15 आया और इसको सॉल्व करने पर 13 आया, तो 15 × 13 क्या होता है 195 होता है। क्या होता है 195 होता है। ठीक है, ये तो था आपका ये फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए सॉल्व करना। अब बिना फॉर्मूले को आप ध्यान में रखते हुए सॉल्व कर सकते हैं। आप एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करेंगे कि प्रथम पद हमेशा आपके पास एक ही निकल कर आएगा, चाहे उसमें कैसी भी श्रेणी दी जा रही है सम निकालने के लिए प्रथम पद हमेशा क्या निकल कर आ रहा है, एक ही निकल कर आ रहा है। क्योंकि किसी भी प्रथम पद हमेशा जीरो वाले पावर के रूप में होगा, किसके पावर के रूप में होगा 0। और आपको मालूम है किसी भी संख्या का पावर 0 होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है हमेशा 1 होती है। क्या होती है 1 होती है। तो यानी कि आप देखेंगे कि प्रथम पद हमेशा 1 निकल कर आ रहा है, तो आप फॉर्मूले में आपको बार बार प्रथम पद के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 1 से गुणा करेंगे तो हमेशा क्या आएगा 1 ही आएगा। तो इसलिए आप इस 1 को ना लिखें फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए क्या करना है आपके पास। अब जो फॉर्मूला बना फाइनल क्या बना r⁻n−1 और ऊपर क्या लिखा r−1 लिखा है ना, तो नीचे भी क्या हो जाएगा r−1 ही हो जाएगा। इस चीज़ को आप ध्यान में रखते हुए सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे आपके पास क्या था, आपने जब 72 को तोड़ा, किसको तोड़ा 72 को, तो किसमें टूटा था 2⁻3 गुणे 3⁻2 में टूटा था कि नहीं टूटा था। अब देखिए यहाँ पर जब आप फॉर्मूला लगाएंगे तो आप देखेंगे कि ये जो है इसके लिए r का मान क्या होगा 2 होगा, क्योंकि इसमें प्रत्येक पद में 2 से गुणा किया जाएगा। ठीक है, 3⁻2 है, इसके लिए r की वैल्यू क्या होगी 3 होगी, क्योंकि इसके प्रत्येक पद में 3 से गुणा की जाएगी। और मान लीजिए साथ में यहाँ पे 5⁻4 आया रहता, तो इसके लिए जो r की वैल्यू होती है वो क्या होती 5 होती, क्योंकि इसमें प्रत्येक पद में क्या करते हैं हम लोग 5 से गुणा करते हैं। इतना चीज़ आपको समझ में आया। अब देखिए ये हो गया 3 का स्क्वायर। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए सम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे फॉर्मूला लगाएंगे। अब 2⁻3 दी गई है ना, तो इसके लिए आर की वैल्यू सेम वही संख्या किसकी श्रेणी दी गई 2 की श्रेणी दी गई, यहाँ पे आर की वैल्यू डायरेक्ट 2 लिख देंगे। और जो इसका पावर लिखना है हमेशा इसके पावर से एक अधिक लिखना है, -1 कर देना, फिर नीचे वही लिख देना 2 - 1 हो गया। इतना काम हो गया, पहले का काम खत्म। दूसरा लिखना है, इंटू करके दूसरा लिखेंगे। देखिए 3 की पावर कितनी दी गई है 2 दी गई है, तो 3 तो लिखेंगे ही, इंटू में साथ में पावर 2 दी गई है, तो पावर को 1 बढ़ा देंगे 3⁻3 -1 अपॉन में 3 - 1 तो लिखना ही है सेम संख्या। इतना कर दिया बस। अब इन दोनों को सॉल्व कर दीजिए, आपके पास आंसर आता है। देखिए वही चीज़ तो यहाँ भी लिखा है, यही चीज़ तो सेम लिखा गया है यहाँ पे। तो आपको यहाँ चीज़ ये सब चीज़ ध्यान में रखते हुए आपने लिखा, लेकिन यहाँ पे आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं डायरेक्टली लिख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए हम अगले क्वेश्चन पे इस चीज़ को आपको समझाते हैं। देखिए आपके पास 2160 दिया गया था, 2160 में हम लोग दूसरा ट्रिक देखेंगे। 2160 को जब हमने अभाज्य गुणनखंडों के रूप में तोड़ा, किसके रूप में तोड़ा अभाज्य गुणनखंडों के रूप में, तो अभाज्य गुणनखंडों के रूप में तोड़ा तो आपके पास क्या आया था 2⁻4 गुणे 3 का क्यूब गुणा 5 का इंटू 5, यही तो आया था। आपने अभाज्य गुणनखंडों के रूप में तोड़ा। अब देखिए यहाँ पे आप फॉर्मूला लगाएंगे तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए। देखिए इसके लिए आर की वैल्यू क्या होगी 2 और पावर क्या होगा, देखिए पावर से इससे एक अधिक होगा 2⁻5 - 1 अपन में क्या हो जाएगा 2 - 1, 2 का काम खत्म। अब हम लोग आएंगे 3 पे, किस पे आएंगे 3 पे। अब 3 का जब देखेंगे तो इसके लिए आर की वैल्यू 3 ही होगी और पावर इसके पावर से एक अधिक होगी -1 अपन में 3 - 1, 3 का भी काम खत्म। अब 5 का लिखेंगे। देखिए 5 के लिए पावर क्या है आपके पास 1 दी गई है ना, तो इसका पावर क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा 5 की पावर 2 - 1 अपन में क्या हो जाएगा 5 - 1, 5 का काम भी खत्म। देखिए आपके कुछ सोचने की जरूरत नहीं थी, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं थी, आपने डायरेक्ट ले लिया। अब देखिए 2⁻5 - 1, 2⁻5 का मान क्या होता है 32। अब 32 में से एक जाएगा तो क्या बचेगा 31, और 31 और नीचे देखिए 2 में से एक जाएगा तो क्या बचेगा 1, यानी 31/1 क्या हो जाएगा आपके पास 31 आ जाएगा। हो गया। अब देखिए 3⁻4 का मान क्या होता है, देखिए 3 का क्यूब होता है 27 और 27 देगा तो 81, 81 में से जब आप 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा 80 बचेगा। क्या बचेगा 80। अब बटे देखिए 3 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 2 बचेगा, तो 80/2 यानी कितना हुआ 40, यानी 31 × 40 हुआ आपके पास। अब देखिए तीसरा क्या दिया गया 5 का स्क्वायर -1, तो 5 का स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है 25। अब 25 में से एक जाएगा क्या बचेगा 24 बचेगा। क्या बचा 24 बचा। अब देखिए नीचे आप देखेंगे तो नीचे आपके पास क्या बच रहा है 5 में से एक जाएगा तो क्या बचेगा 4। अब देखिए 4 छक्का क्या होता है 24, यानी कि यहाँ पे इसको सॉल्व किया तो आपके पास कितना है 6। तो आपके पास जो नंबर मिला क्या मिला 31 × 40 × 6। और जब आप इसकी गुणा करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 7440, आपके पास क्या निकल कर आएगा आंसर निकल कर आएगा। आप देखेंगे हमने यहाँ भी वही तो लिखा है सेम। देखिए 2⁻5 - 1/2 - 1, देखिए वही चीज़ पहले ब्रैकेट में, दूसरे में क्या है 3⁻4 - 1 अपन में 3 - 1, तो दूसरे ब्रैकेट में हमने वो चीज़ लिखा है। तीसरे ब्रैकेट में देखेंगे 5 का स्क्वायर -1 अपन में 5 - 1, तो तीसरे ब्रैकेट में तो सेम आया है। ठीक है, तो आप दोनों तरीके से सोच सकते हैं और इसको आसानी से कर सकते हैं। आप फॉर्मूले का यूज करके यानी दूसरा वाला तरीका लगाएंगे तो मात्र कुछ सेकंडों में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि पहले वाले ट्रिक से भी आप क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो छोटी छोटी संख्याओं के लिए होता है। अगर मान लीजिए बड़ी पावर में आपको दे दे तो आपको ये फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए आपको अब गुणनखंडों का योग निकालना तो आ गया होगा। अब आप क्या सीखेंगे
देखिए जैसे हमने वहाँ पे गुणनखंडों की संख्या निकालना सीखा था, उसके बाद से सीखा था कि सम गुणनखंडों की संख्या निकालिए, विषम गुणनखंडों की संख्या निकालिए। तो उसी प्रकार अब हम योग में भी सीखेंगे कि सम गुणनखंडों का योग कितना होता है, विषम गुणनखंडों का योग कितना होता है। तो आप सबसे पहले तो हम लोग सीखेंगे कि सम गुणनखंडों का योग क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले जो भी दी गई संख्या होती है उसको हम लोग क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में क्या करेंगे, तोड़ लेंगे। तो 3240 हमारे पास संख्या दी थी, इसके अभाज्य गुणनखंडों के रूप में हमने तोड़ा। तो 2 का क्यूब, 3 की पावर 4 और 5 की पावर 1 के रूप में क्या हुआ, टूट गया पहला काम। अब देखिए फिर इसको क्या करना है, इसको हम लोग जीपी के रूप में तोड़ेंगे। किसके रूप में, जीपी में। देखिए अब 2 की पावर 3 है ना, तो 2 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक जाएंगे, 2 की पावर 3 तक जाएंगे। तो देखिए 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, क्या होता है 2 की पावर 3 तक गए कि नहीं गए। अब देखिए इसमें क्या करना है, 3 की पावर 4 तक जाना है। तो 3 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 4 हमने लिख दिया। 5 की पावर 1 है तो इसको कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 5 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे और 5 की पावर 1 तक जाएंगे। ठीक है 5 की पावर 0 इंटू नहीं होगा, यहाँ पे प्लस होगा, क्या होगा प्लस। ठीक है 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। ठीक है ये हमने लिख दिया। अब देखिए इतना करने के बाद से आपको ये करना है कि देखिए आपको मालूम है अगर जो सम होता है किसी भी संख्या में हम लोग 2 से गुणा करते हैं, किससे गुणा करते हैं, 2 से गुणा करते हैं, तो सम संख्या आपके पास क्या होती है, मिलती है। क्या मिलती है, हमेशा एक इवन नंबर मिलती है। ठीक है तो आप देख रहे थे वहाँ पे भी जब गुणनखंडों की संख्या निकाल रहे थे उसमें 1 2 को क्या कर दे रहे थे, छोड़ दे रहे थे। 1 2 को जो कॉमन करके बाहर निकाल ले रहे थे उसको आप क्या करते, उसका यूज आप नहीं कर रहे थे गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए। तो सेम वही काम यहाँ भी करना है, इसमें से भी हमको 1 2 को क्या कर देना है, छोड़ देना है। तो देखिए 2 की पावर 0 था ना, तो यहाँ से पहला वाला जो 2 आता है 2 की पावर 0, इसको हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे। इसको हम लोग क्या करेंगे, टोटली भूल जाएंगे कि 2 की पावर 0 भी कुछ था इसमें। तो देखिए यहाँ से डायरेक्ट क्या हुआ, 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3। तो 2 की पावर 1 का वैल्यू क्या होता है, 2 होता है। 2 की पावर 2 का वैल्यू क्या होता है, 4। 2 की पावर 3 की वैल्यू क्या होती है, 8। बाकी सेम, बाकी को तो सेम वैसे ही करना है जैसे पिछले क्वेश्चन में कर रहे थे। तो इन दोनों को आसानी से आप लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है तो ये 3 की पावर 0 का मान होता है 1, 3 की पावर 1 का मान होता है 3, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 3 का क्यूब क्या होता है 27, 3 का पावर 4 क्या होता है 81, हमने लिख लिया। 5 की पावर 0 का मान 1 और 5 की पावर 1 का मान क्या होता है 5। इतना कर लिया। बस हमें करना क्या था कि 2 का जो लिखा है, 2 को जो हमने तोड़ के लिखा तो इसका जो पहला पद आ रहा है 2 की पावर 0, इसको हम लोग सॉल्यूशन में शामिल नहीं करेंगे, इसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे। डायरेक्ट 2 की पावर 1 से हम लोग सॉल्व स्टार्ट करेंगे कर लिखना। ठीक है तो इतना करने के बाद बस अब इन सारी संख्याओं को जोड़ के उनकी गुणा कर दीजिए। देखिए 8 4 12 और 12 2 क्या होता है 14, तो इसको जो लिख के लिखिए 14। और जब आप इसको जोड़ेंगे, देखिए 27 में 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा 30, और 30 9 39 1 40 और 81 और 40 क्या होता है आपके पास 121। तो इसको जोड़ा तो कितना आया 121 आया। अब देखिए 5 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना आया 6 आया। तीन तीन संख्याओं को जोड़ के लिख दिया। अब क्या करनी है, बस इनकी गुणा कर देनी है। जब आप इनकी गुणा करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 10,164 आएगा इसकी गुणा करने के बाद से। ये तो था बेसिक तरीका। अब आप लोग पूछेंगे यहाँ भी हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं, फॉर्मूला लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं। और देखिए इसमें बस 2 में थोड़ी सी चेंजिंग की जा रही है, तो इसलिए फॉर्मूले में भी हम लोग क्या करेंगे, थोड़ी सी चेंजिंग करनी पड़ेगी। इसमें चेंजिंग करनी पड़ेगी, फॉर्मूले में थोड़ी सी चेंजिंग करनी पड़ेगी, ज़्यादा नहीं। ठीक है तो देखिए 2 में चेंजिंग की जा रहे हैं, बाकी 3 और 4 3 और 5 का तो क्या है सेम ही प्रोसेस है। तो आप 3 और 5 के लिए तो क्या है सेम प्रोसेस पहले लिख लीजिए। देखिए 3 और 5 के लिए आप लिखेंगे तो सेम प्रोसेस अपनाइए। 3 की पावर 4 है तो आप लिखेंगे 3, और पावर इसकी 4 दी गई है तो पावर आप कहाँ तक लिखेंगे, एक एक्स्ट्रा लिखेंगे। 3 की पावर 5 -1 अपन में 3 - 1 इतना हो गया। अब देखिए इंटू 5 को लिखना है आपको, किसका लिखना है 5 का, तो 5 का क्या लिखेंगे पावर 2 लिखेंगे -1 अपन में 5 -1, क्योंकि पावर 1 थी तो पावर 1 बढ़ा के आप लिखेंगे। तो 5 की पावर 2 -1 इंटू 5 -1 इतना लिख दिया। इतना करने के बाद से अब आपको आना है 2 पे। किस पे आना है 2 पे। तो 2 में आप 1 2 को क्या करते थे, कॉमन करके बाहर निकाल देते ना, तो सेम वही काम यहाँ भी करिए। 1 2 को बस बाहर लिख दीजिए, फॉर्मूले में बता रहे हैं आपको 1 2 को बाहर लिख दीजिए। बाकी आप वहाँ गुणनखंडों की संख्या निकाल रहे थे, हमने आपको वहाँ भी बताया था कि उसके पावर में कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, जो पावर है पावर को वैसे का वैसा ही रहने देंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे 2 की पावर क्या दी थी 3 दी थी, तो यहाँ भी आप लिखेंगे 2 की पावर 3, बाकी -1 अपन 2 -1 हो गया। 2 का भी काम खत्म। 2 में बस आपको क्या चेंजिंग करना था, 1 2 को बाहर कॉमन करके लिख देना था। ठीक है 2 में क्या करना था 1 2 को कॉमन करके बाहर लिख देना था, बाकी जो 2 की पावर है सेम उतना ही पावर लिखना था -1 अपन में 2 -1 इतना काम करना था। इतना काम करने के बाद से बस आप इसको सॉल्व कर दीजिए और इसका गुणा करके आप योग निकाल दीजिए। देखिए अब चलिए हम आगे दिखाते हैं आपको सॉल्यूशन में। थोड़ा सा स्क्रीन छोटा पड़ जाता है, हम आपको मोबाइल पे पढ़ाते हैं, हमारे पास और कोई चीज़ नहीं है, जो भी चीज़ है केवल मोबाइल पे, इसलिए मोबाइल छोटा पड़ जाता है, इसलिए हम पहले से ही सॉल्यूशन लिख के लाते हैं। ठीक है ताकि आपको आसानी से समझा सकें। अब देखिए यहाँ पे हमने 32 और 40 को सबसे पहले तोड़ा था, तो इसके रूप में यहाँ तक तो तोड़ना आपको हमने अभी ऊपर सिखा दिया। अब देखिए यहाँ से काम था फॉर्मूला लगाने का। क्या काम था, फॉर्मूला लगाने का। अब देखिए यहाँ भी हमने फॉर्मूला लगा, तो ये फॉर्मूला देखिए 2 को हमने कैसे लिखा अपने पास से, 2 को कैसे लिखा अपने पास से बाहर, ये चीज़ भी अभी हम आपको समझा देते। देखिए
2 की पावर 0 था ना, तो इसको हमने छोड़ दिया। तो देखिए ये भी तो चीज़ जो बची हुई चीज़ है वो भी तो क्या है, एक जीपी ही तो है। क्या है, एक जीपी, यानी कि गुणोत्तर श्रेणी ही है। क्योंकि देखिए इसका पहला पद अब क्या हो गया, 2 की पावर 1 हो गया पहला पद। तो देखिए फॉर्मूला जो होता है ए आर की पावर n -1 अपॉन में r-1, फॉर्मूला यही होता है। तो यहाँ देखिए हमने 1 2 को छोड़ दिया, तो जो जीपी बचा वो कहाँ से बचा, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 से बचा। तो ये पहला पद आपके पास क्या हुआ, 2 हुआ। तो देखिए ए क्या होता है पहला पद, तो पहला पद हमने 2 लिख दिया। फिर देखिए आर क्या होता है, जिस संख्या से बार बार उसमें गुणा की जा रही है, यानी कि सार्वनुपात। देखेंगे इसमें 2 से गुणा की जा रही है, तो इसलिए आर की वैल्यू क्या लिखी हमने, 2 लिखी। और ऊपर क्या होता है फॉर्मूले में एन होता है, एन क्या होती है पदों की संख्या। आप काउंट करेंगे अब इसमें कितने पद बचे हैं, 1 2 3 ही पद बचे ना, तो इसलिए पावर क्या लिख दिया, 3 लिख दिया। फिर -1 अपन 2 -1। तो ये चीज़ जो हमने आपको समझाया अभी डायरेक्टली, वो वहीं से आया था जीपी के फॉर्मूले से। ठीक है, तो चलिए आपको डायरेक्टली लिखना तो आ ही गया होगा। डायरेक्टली कैसे लिखेंगे, 2 वाले कंडीशन में बस 1 2 को बाहर लिख देना है, और 2 की पावर जितनी दी है उतना -1 अपन में 2 -1 हो गया। बाकी 3 के लिए तो सेम ही प्रोसेस था, 3 की पावर 4 दी गई है ना, तो 3 की पावर 5 -1 लिख देंगे, अब अपन में 3 -1। 5 दी गई है तो 5 की पावर 2 -1 अपन में 5 -1 इतना लिख देंगे। इतना करने के बाद अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 की पावर 3 क्या होता है 8, और 8 में से 1 जाए तो क्या बचेगा 7, और 7 की गुणा जब बाहर वाली 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 14, और अपन में क्या था 2 -1, यानी कि 14 अपन में 1 क्या होता है आपके पास 14 ही आता है। यानी पहले वाले को आपने दो वाले को सॉल्व किया तो क्या है आपके पास निकल कर 14 आया। और जब दूसरे वाले को सॉल्व करेंगे 3 की पावर 5 क्या आती है, तो 3 की पावर 3 का 3 का क्यूब क्या होता है 27 होता है। फिर उसमें 3 से गुणा करेंगे तो 27 3 क्या होता है बस 81 होता है, और 81 में फिर 3 से करेंगे तो 243 आता है। कितना आता है 243, यानी 3 की पावर जो 5 की वैल्यू क्या होती है 243, और 243 में जब आप 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 242 आएगा। कितना आएगा 242, अपॉन में देखिए 3 -1 यानी कि क्या हो जाएगा 2। अब जब आप इस 2 से इसको काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, काटने पर कितना है 121 आया, तो हमने लिख दिया 121। अब देखिए ये था लास्ट वाला 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होता है 5 का स्क्वायर 25, 25 -1 क्या हो जाएगा 24, और 24/4 क्या होता है आपके पास 6, 24 4 छक्का क्या होता है 24 होता है, यानी कि तीसरे वाले ब्रैकेट को सॉल्व किया तो कितना आया 6 आया। अब देखिए हमारे पास संख्या तो मिल गया, अब क्या करना है बस इसकी गुणा कर देनी है। तो इसकी जब गुणा करेंगे तो आपके पास आएगा 10,164। आप देखेंगे उस तरीके से भी लगाया तो हमने इतना ही आया था, फॉर्मूले से लगाया तो भी इतना ही आया। ठीक है, चलिए अब हम लोग सीखते हैं विषम गुणनखंडों का योग निकालना। क्या करेंगे विषम गुणनखंडों का योग निकालना। तो आपको मालूम था ना विषम गुणनखंडों की जब हम संख्या निकाल रहे थे तो उसमें 2 का मल्टीपल वाला जो टर्म था उसको हम लोग क्या करते हैं साफ ही छोड़ दे रहे थे, यानी 2 से रिलेटेड कोई भी चीज़ उसमें नहीं लिखना था। तो यहाँ भी हम वही करेंगे, जब योग निकालेंगे तो 2 की पावर के रूप में जो भी चीज़ आएगा उसको हम क्या करेंगे पूरा का पूरा छोड़ देंगे। ठीक है, तो चलिए हम समझते हैं। देखिए 3240 जो हमारे पास है 3240, सबसे पहले काम इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। 2 वाला जो भी चीज़ आएगा 2 को पूरा पूरा छोड़ देंगे। देखिए 2 को हमने क्या किया भूल गया। अब बाकी जो 3 की पावर 4 और 5 की पावर 1 है तो वहाँ से प्रोसेस बिल्कुल सेम है। देखिए 3 की पावर 4 है तो 3 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे और 3 की पावर 4 तक जाएंगे। 5 की पावर 1 है तो 5 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे और 5 की पावर 1 तक जाएंगे। अब इतना करने के बाद से इसकी पावर को सॉल्व करेंगे और संख्याओं को लिखते जाएंगे। तो इसकी पावर को सॉल्व करके जब संख्याएं को लिखते गए 3 की पावर 4 81, फिर 3 का क्यूब 27, 3 का स्क्वायर 9, 3 का 1 3 हो गया, 3 की पावर 0 क्या हो गया 1 हो गया। इसी प्रकार आप ये 5 का भी सॉल्व करेंगे तो 1 + 5 आ जाएगा। इतना करने के बाद इन सबको जोड़ेंगे आप, तो पहले ब्रैकेट को जोड़ा तो कितना है 121 आया, और दूसरे ब्रैकेट को जोड़ा तो कितना है 6 आया। तो 121 की गुणा जब 6 में करेंगे तो क्या आएगा 726 आएगा। ठीक है, ये था तो पहला तरीका। अब फॉर्मूला लगाएंगे तो फॉर्मूले में भी सेम वही काम करना है, बस 2 को क्या करना है भूल जाना है। 2 को क्या करना है भूल जाना है, क्योंकि हम विषम गुणनखंडों का योग निकालें उसमें 2 नहीं होता हमारे पास। तो बची संख्या क्या है 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 1। बची संख्या क्या है 3 की पावर 4 गुणे 5 की पावर 1 बची हुई है। तो फॉर्मूला लगाइए बस, ये कौन सा है 3 का टर्म दिया है तो 3 की पावर क्या लिखेंगे पावर इससे 1 अधिक लिखेंगे। 3 की पावर 5 -1 अपॉन में 3 - 1 हो गया, 3 का काम खत्म। अब देखिए 5 का लिखेंगे तो 5 की पावर 1 दी गई है तो यहाँ हम लिखेंगे 5 का स्क्वायर -1 अपॉन में 5 - 1 क्या लिखेंगे 5 - 1। तो ये 5 वाला भी काम खत्म हुआ, 5 का भी काम क्या हुआ खत्म हुआ। बस अब इसको सॉल्व कर लेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा। ये 3 की पावर 5 क्या होता है 243, और 243 में से ही जाएगा क्या बचेगा 242, और नीचे आप देखेंगे 3 में से एक जाएगा क्या बचेगा 2, यानी कि इसकी गुणा करेंगे तो हम लोग क्या आएगा इसको काटेंगे तो 121 आएगा। क्या आएगा 121, और गुणे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, अब 25 में से क्या बचेगा 24, और नीचे क्या है 5 में से एक जगह क्या बचेगा 4, 24/4 क्या होता है आपके पास 6 होता है, यानी 121 गुणे 6 आपके पास क्या आ जाएगा 726 आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम देखिए नीचे भी लिखे हैं, नीचे समझा देते हैं आपको। देखिए फॉर्मूले से हम लोग करेंगे 2 की पावर को छोड़ देंगे, बचा गया 3 की पावर 4 5 की पावर 1। फॉर्मूला लगाया ये बन गया, फॉर्मूला लगाया ये आपको मिला। अब जब इसको सॉल्व किया तो हमारे पास क्या 121 आया, और इसको सॉल्व किया तो क्या आया 6 आया। इसको जब गुणा किए तो क्या आ गया हमारे पास 726 आएगा। ठीक है, इसमें हम आपको एक एक टर्म लिख के समझाएं, एक एक पद लिख के समझाएं। आप पेपर में ऐसा नहीं करिएगा, आप पेपर में डायरेक्ट सॉल्व करिएगा जैसे भी हमने आपको सॉल्व करके दिखाया। ठीक है,
बाकी का तो हम जब क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराएंगे तो वहाँ पे तो एकदम डिटेल में आपको समझाएंगे ही फिर से, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं आपके पास जो सम ऑफ क्या था फैक्टर यानी कि गुणनखंडों का योग जो हमने पढ़ा था वो पूरा पूरा क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। अब चलिए हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सभी गुणनखंडों के व्युत्क्रम का योग निकालना सीखेंगे। यानी कि आपके पास जो एक कोई संख्या दी गई उसके जो भी फैक्टर दिए देखेंगे यहाँ पे क्या संख्या क्या दी गई 8, 8 के फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे 1 2 4 और 8, ये क्या हो गया इसके फैक्टर हो गए। अब इसके व्युत्क्रम का हमें क्या करना है, योग निकालना है। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, जैसे अगर कोई संख्या लिखी 4 तो 4 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/4, ठीक है। अगर कहीं संख्या लिखी गई 5 तो 5 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/5। अगर कहीं संख्या लिखी गई 5 तो 5 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, नहीं अगर आपके पास संख्या लिखी गई 1/5 तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा आपके पास 5 मिल जाएगा। ये क्या होता है व्युत्क्रम, बस उसको उल्टा करके लिख देना है, जो अंश में है उसको हर में भेज देना है, जो हर में है उसको अंश में भेज देना है, ठीक है। ये होता है व्युत्क्रम। तो हमें क्या करना है, जो सभी गुणनखंड दिए गए हैं उसके व्युत्क्रम का योग निकालना है, यानी हमारे पास जो भी फैक्टर है उसको उल्टा करेंगे और उसका सम निकालेंगे तो क्या आएगा। तो आप चीज़ देखिए यहाँ पे संख्या आपके पास क्या दी गई है 8 दी गई है, तो 8 का फैक्टर देखेंगे आपके पास 1 है 2 है 4 है और 8 है, तो ये तो हो गए इसके फैक्टर गुणनखंड हो गए। तो हमें इसके व्युत्क्रम का योग निकालना है, तो इसलिए सारे गुणनखंडों को हम लोग क्या करेंगे व्युत्क्रम इसका रूप लिखेंगे। तो देखिए 1 का उल्टा क्या तो 1/1, 2 का लिखेंगे तो 1/2 हो जाएगा, और 4 का लिखेंगे तो फिर से क्या हो जाएगा 1/4, फिर से आप जब 8 के लिखेंगे तो 1/8। ये हमने सारी संख्या को क्या कर दिया उसके व्युत्क्रम के रूप में लिख दिया। अब ये बन गया जोड़, तो आप इसको जोड़ना चाहें तो आप कैसे जोड़ेंगे, इसके हर में क्या आ जाएगा टोटल, इसका एलसीएम निकाल के लिखते हैं क्या आएगा 8, और ऊपर क्या लिख देंगे इसको लिखेंगे, देखिए 1 से 8 में भाग देंगे तो क्या आएगा 8, और 8 की गुणा 1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा 8। फिर देखिए 1/2 है तो 2 से जब 8 में भाग करेंगे तो क्या आएगा 4, और 4 की गुणा 1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा 4। फिर देखिए नीचे लिखा 4, 4 से जब 8 को भाग करेंगे तो क्या आएगा 2, और 2 की गुणा 1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा 2। फिर 8 को आप जब 8 से भाग देंगे तो क्या आएगा 1, और 1 की गुणा जब आप 1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, ठीक है। तो इतना आपने कर लिया। तो आप देखिए ऊपर वाले चीज़ को लिखेंगे जोड़ के, ऊपर वाले चीज़ को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा, और नीचे क्या था 8, तो 15/8 क्या होगा उसके व्युत्क्रम का योग है। गुणनखंडों के व्युत्क्रम का योग क्या आया 15/8। तो देखिए यहाँ तो हो गया ये आसान तरीका, ये नॉर्मल तरीका हो गया। ये तो छोटी छोटी संख्याओं को आप इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। बड़ी संख्या को कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए हमने एक फॉर्मूला बनाया कि ठीक है, फॉर्मूला क्या दिया गया है आपके पास कि जो फॉर्मूला होता है सबसे पहले उसके अंश में क्या लिखते हैं सम ऑफ फैक्टर, यानी कि जो गुणनखंडों का योग लिखते हैं, अंश में क्या लिखते हैं गुणनखंडों का योग लिखते हैं, और नीचे जो हर में लिखते हैं जिस संख्या का हम लोग गुणनखंड निकाले वही संख्या क्या होता है नीचे हर में लिखते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, देखिए फॉर्मूला बना कैसे, इस क्वेश्चन को आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे ऊपर क्या लिखा था हमने 8 4 2 और 1, और देखिए इसके जो फैक्टर निकले थे वो भी क्या निकले थे 8 4 2 और 1। तो यहाँ पे ऊपर उनका योग ही तो लिखा गया है, तो इसलिए देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया सम ऑफ फैक्टर यानी कि गुणनखंडों का योग। नीचे देखिए क्या है 8, हमारे पास संख्या भी क्या दी थी 8 ही दी थी, तो देखिए जो सेम संख्या जिसका हम लोग गुणनखंड निकाले हैं वही संख्या नीचे लिखी गई है, तो यानी नीचे भी क्या हो जाएगा नंबर हो गया। तो यानी कि ऊपर हो जाएगा सम ऑफ फैक्टर और नीचे का हो जाएगा नंबर। ये बन गया आपके पास फॉर्मूला, और इसी फॉर्मूले का यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए अरे सम ऑफ फैक्टर भी आप निकालने के तो अभी हमने आप सबको थोड़ी देर पहले सिखा दिया। अब देखिए यहाँ पे आपके पास क्या दिया 360 दिया, बोला इसके व्युत्क्रम का योग निकालिए सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल फैक्टर, मतलब इसके जितने गुणनखंड होंगे उसके व्युत्क्रम का योग पूछ रहा है। तो सबसे पहला काम इसके गुणनखंडों का योग निकालेंगे, क्या करेंगे इसके गुणनखंडों का योग निकालेंगे। तो गुणनखंडों का योग निकालने के लिए हम देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले 360 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में तोड़ेंगे, तो तोड़ने के बाद ये क्या मिल रहा है आपके पास 2 की पावर 3, 5 3 की पावर 2 और 5 गुणे 5 मिल गया कि नहीं मिल गया। अब आपको क्या करना है गुणनखंडों का योग निकालना है, क्या करना है गुणनखंडों का योग निकालना है। तो हमने आपको इसका बिल्कुल आसान तरीका बताया, ये 2 का क्यूब दिया है ना, तो आप क्या करेंगे 2 की पावर क्या लिखेंगे 4 -1 अपॉन में 2 -1। पावर 4 कहाँ से आया, क्योंकि बताए थे जितना पावर दिया गया है उससे एक एक्स्ट्रा पावर लेंगे, अब -1 करके वो लिख देंगे। और जब आप 3 का लिखेंगे तो 3 का क्या हो जाएगा 3, और इसका पावर कितना होगा आप ही लोग बताइए। देखिए इसका पावर कितना दिया गया 2 दिया गया ना, 3 का पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, फिर -1 अपॉन में 3 -1, ये 3 का लिख दिया हमने। फिर 5 का लिखना हो तो 5 का कैसे लिखेंगे, 5 की पावर 1 दी गई है ना, तो 5 का क्या करेंगे स्क्वायर -1 अपॉन में 5 -1, इतना आप करेंगे, ठीक है। तो वही चीज़ देखिए हम यहाँ पे भी किए हैं, यहाँ पे 1। अब देखिए स्टार्टिंग में जो 1 1 लिखते जा रही है 1 है क्या प्रथम पद ही ना है, तो इसको लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए इतना लिखने के बाद से अब हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे 2 की पावर 4 क्या तो 16, 16 में से जाएगा 15, 15 बटे में 1 हो जाएगा 15 ही हो जाएगा। अब देखिए 3 का क्यूब क्या होता है 27, 27 में से जब आप 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा 26, और देखिए 3 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 2, तो 26/2 क्या होता है 13। तो हमने इसको सॉल्व किया तो कितना है 13, तो 13 लिख दिया। और देखिए 5 की पावर जो 5 का स्क्वायर है ये क्या होता है 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 25 में से क्या 24, और 24/4 क्या होता है 6, यानी इसको भी सॉल्व किया तो क्या आएगा 6। तो जो आपके पास गुणनखंडों का योग निकल कर आ रहा है क्या आ रहा है 15 गुणे 13 गुणे 6। देखिए अब इसको हम लोग गुणा करने में टाइम अपना वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमको गुणा करने की कोई ज़रूरत नहीं है,
क्योंकि इसका ये गुणनखंडों का योग थोड़ी पूछा है, गुणनखंडों के व्युत्क्रम का योग पूछा है। तो हमारे पास जो गुणनखंडों का योग निकल कर आया है वो क्या निकल कर आया है, 15 गुणे 13 गुणे 6। अब देखिए इसको डायरेक्ट हम फॉर्मूले में पुट करेंगे। देखिए हमारे पास जो सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल फैक्टर होता है, मतलब गुणनखंडों के व्युत्क्रम के योग का जो सूत्र होता है क्या होता है, सम ऑफ फैक्टर। ऊपर क्या होता है, सम होता है, और नीचे क्या होता है, नंबर होता है। तो सम ऑफ फैक्टर हम निकाले तो कितना आया था, 15 गुणे 13 गुणे 6 आया था ना। और नीचे क्या था, संख्या दी थी। संख्या कौन सी थी हमारे पास, 360 थी। अब आप क्या करेंगे, इसको काटेंगे। क्या करेंगे, इसको काटेंगे। देखिए 6 से काटेंगे तो ये कितने बार में कट जाएगा, 60 बार में कट जाएगा। अब इस 15 गुणे 13 को अब निकालेंगे तो क्या जाएगा, 195 आ जाएगा अपन में। ठीक है, गलत। ठीक है, अब देखिए 6 से काटेंगे तो 60 में कट जाना। आप 15 गुणे 13 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 और गुणे 13, तो 13 पच्चीस क्या होता है आपके पास, 65। 65 का क्या लिखेंगे, 5 हासिल है कितना, 6। 13 कम 13, 13 6 क्या होगा, 195। यानी कि आपके पास 195 आया। 195 तो ऊपर आ गया और नीचे क्या आपके पास 60 आ गया। क्या आ गया, 60। 195 को आप 60 से भाग दे के देखेंगे तो 6 से पहले भाग दीजिए। 6 तिया क्या होता है, 18। 6 तिया क्या होता है, 18। क्या बचा, एक बचा। एक बच गया, 6 क्या बन गया, 16। तो 6 दूनी क्या होता है आपके पास, 12। 6 दूनी क्या होता है, 12 होता है आपके पास। ठीक है, तो आप देखेंगे इसको फिर से आ जाएगा 2, फिर आ जाएगा 5। और देखिए 32.5 आया। चूंकि नीचे एक जीरो बचा है तो इसलिए डेसिमल लग जाएगा 3.25। यानी कि आप भाग दे के देखेंगे तो 3.25 आ गया। ठीक है, तो ये था क्या, व्युत्क्रमों का योग निकालने का सूत्र था। अब देखिए हमने सीख लिया व्युत्क्रम, गुणनखंडों की संख्या निकालना, गुणनखंडों का योग निकालना, गुणनखंडों के व्युत्क्रम का योग निकालना। अब सीखने वाला जो चीज़ है, क्या सीखने वाला चीज़ है, गुणनखंडों का गुणनफल निकालना सीखेंगे। क्या सीखेंगे, गुणनफल। यानी कि हमारे पास जो टोटल फैक्टर होंगे उसको गुणा करेंगे तो क्या आएगा, क्या आएगा, टोटल संख्या का गुणा करेंगे तो क्या आएगा। तो देखिए इसके लिए सूत्र बना है, जिस भी संख्या के गुणनखंडों का गुणनफल निकालना है, जिस भी संख्या के गुणनखंडों का गुणनफल निकालना है, हम लोग क्या करेंगे, वही संख्या लेंगे। मान लेते वो संख्या क्या है, n है हमारे पास, क्या हो गई, n हो गई। तो इस n का पावर हमको क्या करना है, टोटल फैक्टर, यानी उस संख्या के टोटल कितने फैक्टर है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर लेंगे और हमेशा उसको हम लोग क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे। हमेशा ही क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे। ठीक है, तो सूत्र क्या मिला, जिसकी गुणनखंडों का गुणनफल निकालना है, सबसे पहले संख्या लेंगे, जिस संख्या का हमको निकालना है उसकी पावर क्या लेंगे, उसी संख्या के जो टोटल फैक्टर होंगे उतना अपॉन में 2 लिखेंगे। ये तो हमारे पास सूत्र बन गया। चलिए इसको हम लोग क्वेश्चन पर अप्लाई करके देखते हैं। जैसे देखिए हमें कह रहा है कि 84 एक संख्या दी गई है, बोल रहा है कि इसके गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात करिए। क्या करिए, गुणनखंडों के गुणनफल ज्ञात करिए। तो सबसे पहले तो हम इसके टोटल फैक्टर निकालेंगे, इसके टोटल गुणनखंड कितने होते हैं वो निकालने के लिए 84 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में तोड़ना होगा। तो इसको जब हमने अभाज्य गुणनखंडों के रूप में तोड़ा तो क्या आया, 1 मिनट, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में तोड़ा तो क्या आया हमारे पास, आप देखेंगे कि 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 1 गुणे 7, ये हमको क्या मिला, गुणनखंडों को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में तोड़ने के रूप में बस मिला। अब इसको हमें क्या करना है, इसके गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। बस पावर एक एक बढ़ा के उसकी क्या करेंगे, गुणा कर देंगे तो गुणनखंडों की संख्या मिल जाएगी। देखिए इसकी पावर क्या चाहिए, 2, 2 को 1 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और 3 की पावर 1 है तो इसको 1 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और 7 की पावर 1 है तो इसको 1 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बस इसी गुणा कर दिए, 2 दूनी 4, क्या आता है 12। तो हमारे पास टोटल फैक्टर कितने मिले, 12 मिले। टोटल फैक्टर कितने मिले, 12। तो बस हम लोग अब सूत्र लगा देते हैं। देखिए प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर यानी कि गुणनखंडों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर यानी कि गुणनखंडों का गुणनफल। तो फॉर्मूला क्या होता है, दी गई संख्या क्या थी 84, इसका पावर क्या लिखना है, टोटल फैक्टर अपॉन में 2। तो टोटल फैक्टर कितने आए हैं, 12, और 12/2 क्या करेंगे तो 6। यानी कि जो आपके पास आंसर आया वो क्या आया, 84 का पावर 6 आया। क्या आया, 84 की पावर 6 आया। अब देखिए ये जो सूत्र आया है वो सूत्र आया कहाँ से, ये चीज़ हम आपको अब समझाते हैं। ठीक है, आपने तो समझ गया इसको कैसे निकालना है, बस संख्या का पावर लिख देना है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर अपॉन में 2। ठीक है, ये जो था आज का आंसर लाने थे। अब देखिए ये फॉर्मूला बना कहाँ से, इस चीज़ को हम आपको समझाते हैं। देखिए फॉर्मूला कैसे बना है, सबसे पहले हमारे पास जो संख्या दी गई है, क्या दी गई है, 84 दी गई है। क्या दी गई है, 84। अब इसके हम लोग फैक्टर को लिखते जाएंगे सोच के। क्या करेंगे, फैक्टर, वो भी कैसे लिखेंगे, छोटे से बड़े की तरफ जाते जाएंगे। देखिए सबसे छोटा फैक्टर होता है 1, 1 से बड़ा फैक्टर क्या होता है 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 6, 6 से बड़ा क्या होता है 7, 7 से बड़ा 12, फिर 14, फिर 21, 28, 42, 84, क्या है, सब इसके 84 के फैक्टर हैं। क्या है, 84 के फैक्टर हैं। तो देखिए इतना लिखने के बाद से अब आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करना है, इसको फैक्टर का हमको क्या करना है, मल्टीपल यानी मल्टीपल में मल्टीप्लाई यानी गुणनफल निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है। इसका क्या करना है, प्रोडक्ट निकालना है। तो इसका प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, बस इसी सबकी गुणा कर देनी है। देखिए यहाँ पर हम सारी संख्याओं का क्या करेंगे, आपस में इनकी गुणा करेंगे, जितने भी गुणनखंड दिए इसका क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने वाला ये चीज़ है कि आप देखिए जो स्टार्टिंग से पहला पद है और लास्ट से पहला पद है, इसकी गुणा करके आप देखेंगे तो 1 में 84 की गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 84 ही आएगा। क्या आएगा, 84 आएगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखिए 1 गुणे 84 क्या होता है, 84 होता है। फिर जो देखिए फिर जो स्टार्टिंग से दूसरा है और लास्ट से दूसरा पद है,
इन दोनों की भी गुणा करके देखिए क्या आएगा आपके पास, 84 आएगा। क्या आएगा, देखिए 42 दूनी क्या होता है 84, यानी कि आपको यहाँ भी 84 देखने को मिला। इसी प्रकार जब तीसरा पद देखेंगे तो इसकी भी जब आप गुणा करेंगे तो देखिए 28 तियाँ क्या होता है आपके पास, 84 ही होता है। क्या मिलता है, 84 मिलता है। यानी कि आप तीसरे पद की गुणा किए तो भी आपको क्या मिला, 84 ही देखने को मिला। अब देखिए फिर 4 की गुणा जब आप 6 में करेंगे, 4 की गुणा जब आप 21 में करेंगे तो 21 चौको क्या होता है 84, यानी कि आपको यहाँ भी क्या मिला, 84 देखने को मिला। क्या मिला, 84 देखने को मिला। या फिर देखिए स्टार्टिंग से 5वां पद और लास्ट से 5वां पद की गुणा करेंगे तो भी आपको क्या देखने को मिलेगा, 16 14 छक्के क्या होता है 84, यानी यहाँ भी आपको क्या मिला, 84 देखने को मिला। अब देखिए फिर से इस 12 में जब 7 की गुणा करेंगे तो आपको 12 सत्ते क्या होता है 84, यानी यहाँ भी आपको क्या मिला, 84 ही देखने को मिला। तो आप देख रहे हैं कि स्टार्टिंग से जो जिस नंबर की संख्या ले रहे हैं लास्ट में उसी नंबर की संख्या ले रहे हैं, इन दोनों की गुणा करें तो हमेशा आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, 84 आ रहा है। तो आप देखेंगे इस मल्टीप्लाई में कितने 84 बन गए, 1 2 3 4 5 और 6, 84 मिले कि नहीं मिले। तो आप देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकालेंगे तो ये सब क्या है, गुणा ही तो क्या देखिए, 84 गुणा 1 84 होता है, 42 गुणा 2 84 होता है, 3 गुणा 3 28 84 होता है। ये सारी संख्या गुणा करेंगे क्या आ रहा है, 84 आ रहा है। और 84 आया कितनी बार है, 6 बार। तो 84 गुणा जब आप 6 बार करेंगे, 84 गुणा 6 बार करेंगे तो क्या बनेगा, 84 की पावर 6 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, 6 मिलेगा। और हमारा आंसर भी जो निकल के आया था फॉर्मूले से 84 की पावर 6 आया था। अब देखिए इसको तो हमने देखा, और ये जो 6 है वो है क्या, 84 की पावर क्या है, इसके टोटल फैक्टर आए कितने हैं, काउंट करिए टोटल फैक्टर कितने आए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने फैक्टर है 12। इस 12 का आधा करेंगे तभी तो 6 आ रहा है। देखिए 12/2 क्या होता है, 6 होता है। तो फॉर्मूला यहीं से बना है कि जो संख्या दी गई है वो संख्या लिख लेंगे, ठीक है। संख्या लिखने के बाद से जो उसकी पावर दी गई होती है, पावर क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर होता है और उसका आधा होता है। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कैसे, देखिए 12 था, अब 12 का आधा किया तभी तो 6 आया है, तो 12/2 लिख दिया, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ आ गई फॉर्मूला कैसे बना। तो आप ये चीज़ पेपर में कभी भी आप इस तरीके का यूज करके क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे। पेपर में आप डायरेक्ट सॉल्व करेंगे कैसे, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर का जो सूत्र होता है क्या होता है, बस जो भी जिस संख्या के गुणनखंडों का गुणनफल पूछेगा वो संख्या लिखेंगे, ऊपर क्या करेंगे उसके टोटल फैक्टर बटे में 2 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टोटल फैक्टर अपॉन में 2 लिखेंगे, ठीक है। ये बन गया आपके पास सूत्र, ठीक है। चलिए अब अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगला चीज़ हमारे पास क्या दिया गया है, इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा, जो किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के गुणनखंडों की संख्या हमेशा विषम होती है। यानी कि अगर आपके पास कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या, सोच लीजिए अपने दिमाग में आप कोई भी एक पूर्ण वर्ग यानी कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो किसी संख्या का स्क्वायर हो, उसको आप अपने दिमाग में लेके सोचिए, ठीक है। आज जब आपको उसको अपने दिमाग में लेके सोचिए, जैसे मान लिया हम एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर, सबसे छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं। तो इसके गुणनखंडों की संख्या निकाल कर देखिए क्या मिल रही है। सबसे छोटा देखिए एक, मतलब पहला गुणनखंड क्या होता है, 1 होता है, दूसरा गुणनखंड क्या होता है, 2 होता है, और तीसरा गुणनखंड क्या होता है, 4 होता है। तो इसके गुणनखंडों की संख्या कितनी आई, 3। और 3 क्या है, एक विषम संख्या है। क्या है, एक विषम संख्या है। दूसरा आप परफेक्ट स्क्वायर नंबर लेके सोचिए, दूसरा परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है, 16 होता है ना, 16 4 का स्क्वायर होता है। क्या होता है, 16 4 का स्क्वायर होता है। अब 4 का आप देखिए, 4 के अब जब आप निकालेंगे फैक्टर, देखिए 1 2 फिर 4 फिर 8 फिर क्या आएगा 16। इसके कितने फैक्टर देखने को मिले आपके पास, 1 2 3 4 5, 5 फैक्टर देखने को मिले। या 5 क्या है, एक आपके में विषम संख्या है। यानी कि आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं, आप किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर यानी कि आप किसी भी एक पूर्ण वर्ग संख्या की जब गुणनखंडों की संख्या निकाल रहे हैं तो हमेशा ही एक क्या मिल रहा है, विषम संख्या मिल रहा है। हमेशा ही क्या मिल रहा है, एक विषम संख्या देखने को आपको मिल रहा है। तो वही चीज़ यहाँ पे कॉन्सेप्ट में लिखा है कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के जो गुणनखंडों की संख्या होती है हमेशा क्या होती है, विषम होती है। क्या होती है, विषम होती है। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पे लिखा गया 144। 144 एक पूर्ण वर्ग संख्या, ये किसका स्क्वायर होता है, 12 का स्क्वायर होता है। किसका होता है, 12। 12 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होता है, 144 होता है। तो इसके जब हम गुणनखंडों की संख्या निकाल कर देख रहे हैं तो 144 को फॉर्मूले के रूप में तोड़ेंगे तो 2 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 2 में टूटेगा नहीं, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में। और जब इसका नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे तो पावर एक बढ़ा के क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 4 की पावर 1 बढ़ाएंगे तो क्या जाएगा 5, 2 की पावर 1 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा 3, तब 5 एक आएगा 15। तो आप देखेंगे कि जो गुणनखंडों की संख्या निकल रही है क्या निकल रही है, 15। और 15 क्या है, एक विषम संख्या। क्या है, विषम संख्या। यानी यहाँ से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के जो गुणनखंडों की संख्या होती है क्या होती है, विषम होती है, ठीक है। अब चलिए हम एक और चीज़ समझते हैं। यहाँ पे आपको एक पैटर्न समझाते हैं, ठीक है। इस पैटर्न का यूज बहुत बार क्वेश्चन में होता है, इसको यहाँ पे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब देखिए अगर आपके पास कोई संख्या दी गई 144, ठीक है, क्या कर दी गई, 144 दी गई है। तो आप देखेंगे यहाँ पे एक चीज़ कि 144 में जो आप देखिए 144 क्या होता है, 12 का स्क्वायर होता है। अब आप क्या करेंगे, 144 का आप फैक्टर लिखते जाइए। क्या करिए, फैक्टर लिखते जाइए छोटे से बड़े की तरफ। सबसे छोटा फैक्टर क्या होता है, 1, उसके बाद से 2, फिर 3 4 6 8 9 12 16 18 24 36 48 72 144। ये क्या होगा, इसके फैक्टर हो गए। तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे
कि देखिए स्टार्टिंग से पहला और लास्ट से पहला इसकी गुणा करेंगे तो भी आपके पास 144 देखने को मिलेगा। 2 की गुणा जब 72 में करेंगे फिर भी आपको 144 देखने को मिलेगा। देखिए फिर 3 की गुणा जब आप 48 में करेंगे फिर भी आपके पास क्या मिलेगा, देखिए 144 मिल जाएगा आपको देखने के लिए। यानी कि आप देखिए फिर देखिए यहाँ पे देखिए 16 की गुणा जब 9 में कर रहे हैं फिर भी आपको 144 मिला है। यानी स्टार्टिंग से जिस नंबर का आप जिस प्लेस का नंबर उठा रहे हैं लास्ट भी उसी प्लेस का नंबर उठा रहे हैं, उन दोनों के गुणा कर रहे हैं तो हमेशा वही संख्या मिली है जिसका हम लोग फैक्टर लिखे होते हैं। क्या लिखे होते हैं, फैक्टर लिखे होते हैं। तो आप देखिए आप पेयर बनाते जाएंगे तो बस बीच वाला एक संख्या आपके पास बच जाएगा जिसका हम लोग कोई पेयर नहीं बना पाएंगे। क्या करेंगे, कोई पेयर नहीं बना पाएंगे। ये सबसे बीच वाली संख्याएं होती हैं। क्या होती है, बीच वाली संख्या। ठीक है, इसके टोटल फैक्टर कितने आए थे, 15 आए थे ना। तो इसकी बीच वाली संख्या कौन से स्थान पर आएगी तो आपको ये निकालना है। तो 15 में आप क्या करेंगे, एक जोड़ेंगे। क्या कौन सा जोड़ेंगे, 15 में एक जोड़ेंगे, विषम संख्या है ना। तो 15 में एक जोड़ेंगे क्या 16 और 16/2 क्या लेंगे तो क्या मिलेगा 8। यानी 8वीं संख्या जो होगी सबसे बीच में होगी। 8वीं संख्या क्या होगी, सबसे बीच में होगी। आप काउंट करके देखिए, आप काउंट करके देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। 8वें नंबर पर क्या है 12। 12 ही सबसे क्या है बीच वाली संख्या है। ठीक है, ये तो हो गया। अब देखिए इतना करने के बाद से आप एक चीज़ नोटिस करेंगे तो जो बीच वाली संख्या है जिसका हम लोग पेयर नहीं बना पाए हैं उसके दोनों साइड जो नंबर ऑफ फैक्टर है क्या है, सेम सेम है। देखिए अगर इसके साइड, इसके एक साइड 7 फैक्टर हैं तो दूसरे साइड भी कितने फैक्टर होंगे, 7 फैक्टर होंगे। कितने फैक्टर होंगे, 7। यानी जो बीच वाली सबसे बीच वाली संख्या होती है उसके दोनों साइड फैक्टर्स की संख्या क्या होती है, सेम से। देखिए इधर 7 फैक्टर है तो इधर भी कितने होंगे, 7 फैक्टर होंगे। ठीक है, अब एक और चीज़ समझिएगा, जो बीच वाली फैक्टर, जो बीच वाली संख्या होती है वो भी तो एक फैक्टर ही ना है। 144 का, 144 का एक फैक्टर ही है। और ये जो फैक्टर होता है उसी संख्या का स्क्वायर रूट होता है। क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है। सबसे बीच वाली संख्या क्या होता है, उसी संख्या का स्क्वायर रूट होता है। जैसे उस संख्या क्या दी गई आपके पास 144 दी गई है तो 144 जब आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आएगा आपके पास 12। तो आप देख रहे हैं बीच में क्या लिखी गई, 12 ही लिखी गई है। तो जो या ये चीज़ याद रखिएगा, जो सबसे बीच वाली संख्या क्या होती है उसी संख्या का स्क्वायर रूट होती है। उसी संख्या क्या होती है, स्क्वायर रूट। देखिए 144 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आ गया, 12 आएगा। ठीक है, क्या आया, 12 आया। अब देखिए अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, इस आप मान लीजिए इसी क्वेश्चन में आपको पूछा होता कि इसके गुणनखंडों का गुणनफल बताइए। क्या बताइए, गुणनखंडों का गुणनफल यानी कि प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स बताइए क्या होगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपके पास आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। फॉर्मूला भी आपके पास क्या दिया गया है, टू सम ऑफ नंबर ऑफ फैक्टर क्या होता है, नंबर ऑफ फैक्टर अपन में। देखिए आपके पास जो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर का सूत्र होता है क्या होता है, जो भी संख्या दी गई है उसका पावर क्या लिखते हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर अपन में 2 लिखते हैं। तो देखेंगे 144 के टोटल फैक्टर कितने आए थे आपके पास, 144 के टोटल फैक्टर आपके पास कितने आए थे, 12 आए थे। 12 नहीं 15 आए थे। कितने थे, 15। आप देखिए 144 के टोटल फैक्टर कितने हैं, 15 आए हैं। तो हमें क्या करना है, बस 144 की पावर क्या लिखनी है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो गए, 15। अपन में क्या लिखना है, 2। यानी कि इसका जो गुणनखंडों का गुणनफल आ रहा है क्या आ रहा है, 144 की पावर 15/2 आ रहा है। ये निकलेगा गुणनखंडों का गुणनफल। अब चलिए हम इसको आपको बेसिक तरीके से समझा देते हैं। देखिए आपने जब देखा पहली पद और लास्ट पद की गुणा की तो 144 मिल रहा है। तो अब इन सबकी गुणा कर देखिए कितना पेयर आपके पास मिल जा रहा है 144 का। देखिए 1 पेयर, 2 पेयर, 3 4 5 6 और 7। कितना पेयर पेयर मिला, 7 पेयर मिला। यानी 144 की 7 बार गुणा हुई है तो 144 की पावर 7 आ जाएगी, नहीं आएगी। और देखिए इसमें अभी गुणा करना है किससे, 12 से गुणा करना बाकी है। किससे गुणा करना बाकी है, 12। और 12 है क्या, 144 का स्क्वायर रूट तो है। क्या 144 का स्क्वायर रूट, आपको मालूम था जब भी स्क्वायर रूट हटाते हैं तो इसकी पावर क्या लगती है, 1/2 लगती है। क्या लगती है, 1/2 लगती है। स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। यानी कि हम इस जो 12 को हम लिख सकते हैं 144 की पावर 1/2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अब देखिए अब आपके पास 144 की पावर 7 गुणे 144 की पावर 1/2 बन गई। आज जब आप इन दोनों की गुणा करेंगे तो पावर क्या होता है, आपस में जुट जाता है। यानी कि 7 और प्लस में 1 क्या हो जाएगा, 2। तो 7 दूनी 14, 1 15/2। यानी 144 की पावर कितनी हो गई, 15/2 हो गई। तो आप देख रहे हैं फॉर्मूले से लगाया फिर भी आपके पास आंसर वही आया, और ऐसे अपने बेसिक तरीके से लगाया फिर भी आपके पास आंसर क्या आया, वही आया। ठीक है, बस यहाँ पे आपको एक चीज़ ये समझाना था मेन, हमने आपको ये इस लिख के समझाया कि अगर आपके पास कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर दिया गया हो, कौन सा दिया गया हो, परफेक्ट स्क्वायर नंबर दिया गया हो, तो उसका जो सबसे मिडिल फैक्टर होता है क्या होता है, सबसे बीच वाला जो फैक्टर होता है हमेशा उसी संख्या का क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है। पहला चीज़ तो आपको ये समझाना था। पहला चीज़ क्या समझाना था, अगर आपके पास कोई भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर दिया गया है तो उसका फैक्टर अगर हम लोग बढ़ते हुए क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं तो सबसे जो बीच वाला फैक्टर होता है हमेशा उसी संख्या का क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है। ये था पहला कॉन्सेप्ट। अब देखिए जो बीच वाली संख्या में जो स्क्वायर रूट वाली वैल्यू मिलती है उसके दोनों साइड जो फैक्टर का संख्या होता है, देखिए इसके इधर कितने फैक्टर है, 7, और इसके दूसरे साइड भी कितने फैक्टर है, 7। तो यानी कि दूसरा चीज़ यहाँ पे ये समझाना था कि दोनों साइड आपके पास क्या होते हैं, बराबर बराबर फैक्टर होते हैं। इससे आप इस कॉन्सेप्ट पे आपके पास पेपर में कई बार क्वेश्चन भी पूछ देता है, तो आप इस पे देखिए क्वेश्चन आपको एक करा देता है कि आप आपके लिए कॉन्सेप्ट भूले नहीं। देखिए एग्जाम्पल में हमने यहाँ पे लिखा है
यदि एक और रूट एन, एक से लेके रूट एन तक के आपको 14 गुणनखंड दिए गए हैं, तो गुणनखंडों की कुल संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, ठीक है। यदि एक से लेके रूट एन के बीच जो एन क्या है, टोटल संख्या है, एन के 14 गुणनखंड है। कितने गुणनखंड है? 14 हैं। तो गुणनखंडों की कुल संख्या पूछ रही है, यानी एन के टोटल कितने गुणनखंड होंगे ये हमको बताना है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि एक से लेके रूट एन के बीच में कितने फैक्टर दिए हैं? 14 फैक्टर दिए गए हैं। यानी एक से लेके एन तक, यानी एक से लेके एन तक कितने टोटल फैक्टर देंगे? देखिए, जब इस साइड आपके पास 14 फैक्टर मिले हैं तो रूट एन क्या है? संख्या का स्क्वायर रूट है ना। दूसरे साइड भी क्या होंगे? 14 ही फैक्टर होंगे। कितने फैक्टर होंगे? 14 फैक्टर। क्योंकि देखिए इस साइड 14 फैक्टर है तो इधर भी क्या होंगे? 14 फैक्टर होंगे। आपको क्या करना है? टोटल फैक्टर निकालना है। ये आपसे देखिए क्या बोला, एक और रूट एन के बीच बोला है, यानी एक और रूट एन को उसने शामिल नहीं किया हुआ है। क्या बोला? एक और रूट एन के बीच 14 फैक्टर हैं, तो इसके भी 14 फैक्टर हैं। दूसरे साइड भी कितने फैक्टर हैं? 14 ही फैक्टर हैं। कितने फैक्टर हैं? 14 फैक्टर हैं। तो अब देखिए, अब हमको क्या करना है, 14 फैक्टर तो ये हो गए। अब तीसरा काम हमको क्या करना है, देखिए एक मिनट, देखिए टोटल फैक्टर इधर 14 इधर 14, तो टोटल फैक्टर हमको निकालना है। क्या करना है? टोटल फैक्टर निकालना है। तो टोटल फैक्टर देखिए 14 वाला इधर फैक्टर प्लस 14 के इधर के फैक्टर, अब प्लस क्या करेंगे? देखिए एक फैक्टर ये भी तो है, एक फैक्टर ये भी है और एक फैक्टर क्या है? ये भी है। ये तीनों तो फैक्टर ही हैं, तो यानी कि +3 कर देंगे। क्या करेंगे? +3। तो ये 14 फैक्टर इधर के, 14 फैक्टर इधर के और बाकी की ये 3 फैक्टर, तो इन तीनों को हम लोग जोड़ देंगे तो टोटल फैक्टर निकलेंगे नहीं निकलेंगे? तो ये 14 14 का तो 28, 28 इनका तो 31, 31 क्या हो जाएगा हमारे पास? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। चलिए अगला चीज़ हम लोग देखते हैं। अगला चीज़ यहाँ पे ध्यान में देंगे कि अगली चीज़ हमारे पास क्या दी गई है, 1 से 100 तक के बीच पूर्ण वर्ग संख्या कितनी है? अब क्या करना है हमारे पास, 1 से लेके 100 तक के बीच पूर्ण वर्ग संख्याएं कितनी है? देखिए आप देखेंगे 1 से लेके 10 तक के बीच में पूर्ण वर्ग संख्या कितनी है? केवल एक ही है, एक ही है। वो भी क्या है? एक नहीं है। आपके पास कितनी है टोटल? उसमें पूर्ण वर्ग संख्या आपको देखने को मिलेगा, एक तो पहला मिलेगा 1 मिलेगा, दूसरा क्या मिलेगा देखने को? 4 मिलेगा, तीसरा देखने को क्या मिलेगा? 9 मिलेगा। यानी 1 से लेकर 100 तक के बीच देखिए आपके पास कितने मिलेंगे। पहला परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, क्या होता है? 1 होता है, दूसरा क्या होता है? 4, फिर तीसरा 9, चौथा क्या होता है? 16, फिर 25, फिर 36, फिर 49, फिर 64, फिर 81, फिर 100। ये क्या आपके पास 1 से लेके 100 तक के बीच में परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं। केवल इतना ही नंबर होता है जो परफेक्ट स्क्वायर है। अब देखिए इनकी संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने आ गए? 10 आ गए। कितने आ गए? 10 आ गए। ठीक है, तो देखिए इनकी गुणनखंडों की संख्या, अब देखिए एक और चीज़ है, इनकी गुणनखंडों की संख्या विषम होगी। क्या होगी? इनकी गुणनखंडों की संख्या विषम होगी। अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले समझाया कि जो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं, क्या होते हैं? परफेक्ट स्क्वायर नंबर यानी पूर्ण वर्ग संख्या होती है, इसके जो गुणनखंड निकालते हैं तो उनकी संख्या हमेशा क्या आती है? एक विषम यानी कि ऑड नंबर आती है। क्या आती है? एक ऑड नंबर आती है। अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले समझाया, तो वही चीज़ यहाँ भी लिखा है, इनके गुणनखंडों की संख्या क्या होगी? विषम होगी। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे एक और चीज़ पूछा गया। अब देखिए यहाँ पे आपके पास एक और फैक्ट यहाँ पे लिखा गया है कि पहले 100 प्राकृतिक संख्या, मतलब कि 1 से लेकर 100 तक के बीच में उनकी संख्याएं जिनके सम गुणनखंड होंगे, क्या होंगे? सम गुणनखंड होंगे। तो मतलब कि पूछ रहा है, क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि 1 से लेकर 100 तक के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिसके गुणनखंड निकालें तो एक सम संख्या मिले। क्या मिले? सम संख्या मिले। तो आपको मालूम चल गया कि आपके पास लेके 1 से लेकर 100 तक के बीच में क्या थे? 1 से लेकर 100 तक के बीच में 10 ऐसी संख्याएं हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। क्या है? 10 ऐसी संख्याएं जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और उनके गुणनखंड क्या होंगे? विषम होंगे। क्या होंगे? विषम होंगे। यानी कि 100 संख्याओं में से 10 संख्याएं ऐसी हैं जिनके गुणनखंड क्या आ रहे हैं? विषम आ रहे हैं। टोटल हमारे पास 1 से लेकर 100 तक कितनी संख्याएं हैं? 100 संख्याएं हैं, जिसके हमारे पास जो फैक्टर निकल कर आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं? विषम निकल कर आ रहे हैं। तो जो बची हुई संख्याएं हैं उसके फैक्टर क्या होंगे? सम ही तो होंगे। क्या होंगे? उसके फैक्टर सम होंगे। यानी टोटल नंबर थे 100, उसमें से 10 आ रहे हैं विषम, तो 100 में से 10 घटा देंगे तो बची संख्या कितनी है? 90। और इसके जो गुणनखंड निकलेंगे वो क्या निकलेंगे? सम निकलेंगे। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे है। ठीक है, तो इस प्रकार से पेपर में क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं आपसे कि आपके पास मान लीजिए यहाँ पे 1 से लेकर 100 तक बोला है, पेपर में आपके पास 1 से लेकर 200 तक बोल सकता है। तो आप क्या करेंगे? आप 1 से लेकर 200 तक देख लेंगे कितने परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं, तो जितने परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे उतनी ही संख्याओं का जो गुणनखंड निकलेगा क्या मिलेगा? विषम मिलेगा आपके पास। तो आप 200 में से उनकी संख्या को माइनस कर देंगे तो आपके पास जो बची हुई संख्या वो क्या मिल जाएगी? सम गुणनखंड वालों मिल जाएगी, जिनकी संख्या क्या होगी? सम गुणनखंड होगी। ठीक है, चलिए इस पर क्वेश्चन कराएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से ये कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। अब देखिए अगला कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या दिया गया है कि जो अभाज्य संख्या के वर्ग होते हैं, क्या होते हैं? अभाज्य संख्या के वर्ग, इनके केवल 3 ही गुणनखंड होते हैं।
क्या होते हैं, केवल 3 ही गुणनखंड होते हैं। तो हमने आपको एक कॉन्सेप्ट भी समझाया था कि नंबर ऑफ फैक्टर जब भी निकालते हैं तो उसको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में ही तोड़ते हैं। किस में तोड़ते हैं, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में तोड़ते हैं। यानी कि यहाँ जो बेस में लिखा तो हमेशा अभाज्य संख्या ही तो लिखी गई होती है, और उसका पावर जितना होता है उससे एक उसका क्या होता है, गुणनखंडों की संख्या होती है। तो वही चीज़ का यूज यहाँ भी बोला गया कि अभाज्य संख्या जो भी होती है, कोई भी एक प्राइम नंबर हो गया और उसका हम लोग वर्ग करते हैं, यानी वर्ग का मतलब पावर 2, तो इसके फैक्टर कितने होंगे, 2 से 1 एक्स्ट्रा 3 होता है। तो उसके जो गुणनखंडों की संख्या क्या होती है, केवल 3 गुणनखंड होती है। तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा, आपके पास दुनिया का कोई भी प्राइम नंबर मिल जाए, अगर उसका वर्ग कर रहे हैं तो आपके केवल 3 ही फैक्टर मिलेंगे। कितने फैक्टर मिलेंगे, केवल 3 ही मिलेंगे। अब देखिए वो फैक्टर होते कौन कौन से, देखिए और मान लिया हमारे पास एक प्राइम एक सात नंबर दिया गया, 7 दे दिया गया ना। आप इस 7 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, 49 मिलेगा, क्योंकि देखिए ये प्राइम नंबर है, क्या है, प्राइम नंबर है। तो इसके कितने फैक्टर होने चाहिए, देखिए प्राइम नंबर का जब स्क्वायर कर रहे हैं तो इसके फैक्टर कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए। क्या होने चाहिए, 3 होने चाहिए। तो देखिए 49 जो है, 49 के फैक्टर हम लोग लिखते हैं। देखिए 49 के फैक्टर क्या मिले, पहला फैक्टर होता है 1, दूसरा फैक्टर होता है 7, और तीसरा फैक्टर होता है क्या होता है, 49 होता है। तीसरा क्या होता है, 49 होता है। तो ये 3 फैक्टर हमारे पास देखने को मिले कि नहीं मिले। तो देखिए जिस भी प्राइम नंबर का आप स्क्वायर करते हैं, देखिए जिस भी अभी फैक्टर आपके पास क्या मिले, हमेशा इसी प्रकार के फैक्टर मिलेंगे। एक मिलेगा 7, एक मिलेगा 7, एक प्रकार मिलेगा 49। तो देखिए जिस भी प्राइम नंबर का आप फैक्टर करेंगे तो उसका जो पहला गुणनखंड होगा क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। उसके वर्ग का पहला गुणनखंड क्या होगा, 1 होगा। दूसरा गुणनखंड वही संख्या, वही प्राइम नंबर हो जाएगी जिस प्राइम नंबर का आप स्क्वायर कर रहे हैं, तो दूसरे में इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और तीसरा क्या होता है, उसी प्राइम नंबर का स्क्वायर यानी कि वही संख्या हो जाती है, यानी कि 49 हो जाएगी। तो हमेशा इसी प्रकार के आपको फैक्टर देखने को मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 11 का आप स्क्वायर, 11 का एक प्राइम नंबर है, जब इसका वर्ग करेंगे तो इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने मिलेंगे, देखिए इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या देखने को मिलेंगे, आपके पास 3 फैक्टर मिलेंगे। पहला फैक्टर क्या होगा, पहला फैक्टर तो हमेशा 1 होता है। दूसरा फैक्टर होता है जो दी गई संख्या है जिसका हम लोग स्क्वायर निकाले हैं, वही हो जाएगा इसका दूसरा फैक्टर। देखिए दूसरा फैक्टर हो गया। तीसरा फैक्टर क्या होगा, जो दी गई संख्या होता है उसका स्क्वायर, तो दी गई संख्या का स्क्वायर यानी 11 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 121, ठीक है। तो देखिए इसके जो प्राइम नंबर का स्क्वायर क्या आया था, 121 है। तो 121 के फैक्टर क्या क्या मिले, पहला फैक्टर मिला 1, दूसरा फैक्टर मिला 11, और तीसरा फैक्टर क्या मिला, 121, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि किसी भी प्राइम नंबर का अगर आप स्क्वायर करते हैं तो उसका फैक्टर जो निकालेंगे तो हमेशा जो उसका फैक्टर आएगा क्या आएगा, 3 ही आएगा। अब देखिए एक और चीज़ यहाँ से एक और चीज़ क्लियर होगा कि अभाज्य संख्या की जितनी घात होती है, अभाज्य संख्या की जितनी घात होती है उससे एक अधिक उसके क्या होते हैं, गुणनखंड होते हैं। यानी कि आपको यह तो हमने आपको पहले ही समझा दिया, पहले ही क्लास में, कि गुणनखंडों की संख्या निकालते हैं तो जितना पावर होता है उससे एक अधिक क्या होता है, उसके गुणनखंडों की संख्या होती है। तो देखिए अगर आपसे बोलता कि अभाज्य संख्या की, देखिए बोलते पावर क्यूब दिया जाता है, बोलता अगर किसी भी अभाज्य संख्या का अगर क्यूब है, क्या है अभाज्य संख्या क्यूब है, तो इसके कितने फैक्टर मिलेंगे, इसके कितने फैक्टर मिलेंगे। तो अभाज्य संख्या का क्या करना है, क्यूब करना ना। तो इसके फैक्टर कितने हो जाएंगे, 3 से 1 अधिक, पावर से 1 अधिक इसके क्या होंगे, फैक्टर होंगे। तो कितने फैक्टर हो गए, 4 फैक्टर निकलेंगे। तो देखिए यहाँ पे 3 का क्यूब किए हैं तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं, 4 हैं। टोटल फैक्टर कितने हैं, 4। तब जब हम 27 का हम लोग निकाल के देखेंगे, देखिए पहला फैक्टर 1, दूसरा फैक्टर 3, तीसरा फैक्टर 9, और चौथा फैक्टर क्या हुआ, 27। बस इसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं है, 4 ही फैक्टर मिल रहा है, क्योंकि पावर 3 था तो 4 फैक्टर मिलेंगे। अब देखिए पावर 5 दिया गया है, 2 की पावर 5, तो 2 भी क्या एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर का पावर 5 दिया गया है, तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो जाएंगे, इससे एक अधिक, यानी कि कितना होगा, 6 फैक्टर होंगे। अब देखिए 32 का फैक्टर निकाले, देखिए पहला फैक्टर 1, दूसरा 2, फिर 4, फिर 8, 16, 32, कितने फैक्टर हुए, 1 2 3 4 5 6 फैक्टर नहीं निकले। तो ये चीज़ आप अपने ध्यान में रखिएगा कि आप किसी भी अभाज्य संख्या का जितना भी पावर दिया रहेगा, अगर वर्ग बोलेगा तो 3 फैक्टर निकलेंगे, क्यूब बोलेगा तो 4 फैक्टर निकलेंगे, अगर पावर 6 दिया रहता तो 7 फैक्टर निकलते, पावर 12 दिया था तो 13 फैक्टर निकलते। जितनी पावर दी गई है उससे एक अधिक क्या होंगे, उसके फैक्टर होते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और है यहाँ पे आपके पास। प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं के बीच वे संख्याएं जिनके 3 गुणनखंड होते हैं, कितने गुणनखंड होते हैं, 3। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या बोला है कि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं के बीच, यानी 1 से लेकर 100 तक के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिसके केवल 3 ही गुणनखंड होते हैं। कितने गुणनखंड होते हैं, 3 होते हैं। तो आप देखिए आप क्या सोचेंगे, 1 से लेकर 100 तक के बीच, देखिए 3 गुणनखंड किसके निकलेंगे, 3 गुणनखंड किसके निकलेंगे, जो अभाज्य संख्या का क्या हो, स्क्वायर हो, अभाज्य संख्या का क्या हो, स्क्वायर हो, अभाज्य संख्या का यानी प्राइम नंबर का स्क्वायर हो, क्योंकि प्राइम नंबर का जब हम लोग स्क्वायर करते हैं तभी तो आता है जो संख्या उसकी 3 गुणनखंड होती है। क्योंकि आपको मालूम है 3 गुणनखंड के लिए पावर हमेशा क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, क्योंकि पावर 1 कम होता है, गुणनखंड क्या होता है, 1 अधिक होता है। तो अब गुणनखंड पावर होता भी किसी का, प्राइम नंबर का ही तो पावर होता है,
पावर किसका लिखते हैं, प्राइम नंबर का पावर। यानी 3 गुणनखंड चाहिए तो प्राइम नंबर की पावर कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, प्राइम नंबर का स्क्वायर करते जाएंगे। अब देखिए सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, 2। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, 2। 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, 4। तो 4 के कितने गुणनखंड निकलेंगे, 3 निकलेंगे। देखिए फिर क्या है, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 भी क्या है, 9। 3 की पावर 2 क्या होती है, 9 होती है। 3 की पावर 2 क्या होती है, 9। और 9 के भी कितने गुणनखंड देखने को मिलेंगे, 3 मिलेंगे, क्योंकि भी ये क्या है, एक प्राइम नंबर का स्क्वायर है। तो ये 5 की पावर 2, 5 की पावर 2, 5 क्या एक विषम संख्या है, और विषम संख्या का जब हम स्क्वायर, 5 क्या है, एक प्राइम नंबर है, विषम संख्या भी है, प्राइम नंबर भी है। तो प्राइम नंबर का जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो इसके कितने फैक्टर देखने को मिलेंगे, 3। तो देखिए 5 का स्क्वायर किया क्या मिला, 25। 25 के कितने फैक्टर मिलेंगे, 3। अब देखिए 7 का जब स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर क्या होता है, देखिए जब आप 7 का स्क्वायर करेंगे, 7 का जैसे ही आपने स्क्वायर किया तो 7 का स्क्वायर करते ही आपके पास जो संख्या मिली क्या मिली, 49। और 49 के कितने गुणनखंड मिलेंगे, 3 मिलेंगे, क्योंकि ये भी क्या है, एक प्राइम नंबर का ही, प्राइम नंबर का क्या है, स्क्वायर है। अब देखिए 7 के बाद से जो अगली प्राइम नंबर आती है क्या आती है, 11। 7 के बाद से जो अगली प्राइम नंबर आती है क्या, अब जब 11 का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 121 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 121। लेकिन आपको निकालना कहाँ है, प्रथम 100 तक का ही निकालना है। कहाँ तक निकालना, प्रथम 100 तक का। लेकिन ये 121 क्या हो गई, 100 से अधिक हो गई। यानी अब 7 के बाद से हमारे पास ऐसी कोई भी प्राइम संख्या नहीं है जिसका स्क्वायर करने पर 100 से छोटी संख्या मिले। यानी हमारे पास जो टोटल संख्याएं हैं कौन कौन सी हैं, एक तो 2 का स्क्वायर है, फिर 3 का स्क्वायर है, यानी 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। वो संख्या है कौन कौन सी जिसके 7 गुणनखंड होंगे, संख्या है, पहली संख्या 4, दूसरी संख्या है 9, तीसरी संख्या 25, चौथी क्या है 49। यानी कि प्राइम नंबर के ये क्या है, स्क्वायर जिसके 3 गुणनखंड होंगे। तो ऐसी कितनी संख्या हमारे पास देखने को मिली, 4। तो आप ये याद रखिएगा कि 1 से लेकर 100 तक के बीच में 4 ही ऐसे नंबर हैं जिसका फैक्टर कितना है, 3 है। जिसके कितने फैक्टर निकलेंगे, 3। क्योंकि पेपर में कई बार पूछ देता है कि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिसके केवल 3 गुणनखंड हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए जो प्राइम नंबर का स्क्वायर होगा उसके 3 गुणनखंड होंगे। ऐसी संख्याएं कौन कौन सी हैं, 4 हैं, 9 है, 25 है और 49 है, जिसके केवल 3 गुणनखंड निकलेंगे। ठीक है, वो भी गुणनखंड कौन कौन से, 4, 9, 25, 49। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। केवल कितने नंबर है, 4। तो आप याद रखिएगा। अब देखिए एक और चीज़ दिया गया है यहाँ पर, क्या है कि 2 गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने का तरीका। ठीक है, अगर हमारे पास कोई संख्या दी गई जिसके गुणनखंड दिए गए हैं, उसको 2 गुणनफल को एक साथ लेके लिखने, 2 गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखने के कितने तरीके होंगे, इसी चीज़ को हमको अब ध्यान रखना है। जैसे आपके पास दे दी जाए 24, एग्जाम्पल में से आपके पास पूछ दे 24, आपके पास क्या दी गई है, संख्या दी गई है जिसके 2 गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में क्या करना है, वो लिखना है। 2 गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो ऐसे कितने तरीके, जिस तरीके से हम लोग उसको लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए उसी तरीके को हम लोग सीखते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग 24 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 24। 24 के जो फैक्टर होते हैं क्या क्या होते हैं, 24 के जो फैक्टर होते हैं, पहला फैक्टर 1 होता है, दूसरा फैक्टर 2 होता है, फिर 3 होता है, फिर 4 होता है, फिर क्या होता है आपके पास 6 होता है, 6 के बाद से क्या होता है 8 होता है। तो आपके पास टोटल कितने फैक्टर देखने को मिले, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, 12 से भी कट जाता है। किससे कटता है, 12 से भी कटता है ना, 12 से कट जाएगा। उसके बाद से किससे कटेगा, 8 से भी कटता है, हो गया। अब देखिए उसके बाद से किससे कटेगा, 24 से भी कटेगा। किससे कटेगा, 24 से कटेगा। तो आपके पास टोटल फैक्टर कितने देखने को मिल गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 मिले ना। तो अब आपको क्या करना है, इसमें से 2 गुणनखंड को उठाना है और उसकी गुणा करके लिखना है, जिसमें गुणनफल क्या आ जाए, 24 आ जाए। क्या नीचे गुणनफल 24 आना चाहिए। देखिए आप जब 1 की गुणा 24 में करेंगे, स्टार्टिंग से ले लिए 1 और लास्ट ले लिए 24, 1 की गुणा 24 में करेंगे तो क्या आएगा, गुणनफल कितना आएगा आपके पास, 24 आएगा। देखिए फिर 2 की गुणा 12 में करेंगे तो भी क्या आएगा, 24 आएगा। 3 की गुणा 8 में करेंगे तो भी क्या आएगा, 24 आएगा। 4 की गुणा 6 में करेंगे तभी क्या आएगा, 24 आएगा। अब इसके अलावा और आप कोई सा भी पेयर नहीं बना सकते हैं जिसकी गुणा करें और आपको क्या मिले, 24 मिले। देखिए अब भले 3 और 4 भी तो इसके गुणनखंड ही हैं, लेकिन 3 और 4 का जब आप उसमें गुणा करेंगे तो 3 चौक क्या होता है, 12, 24 नहीं आ रहा है। यानी कि आप 3, 4 पेयर नहीं बना सकते। आप पेयर केवल कौन सा बना सकते हैं, 1, 24, 2, 12, 3, 8, 4, 4। ऐसे इसके 2 गुणनखंडों के 24 के 2 गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखने के कितने तरीके हैं, 4 तरीके हैं। ठीक है, देखिए ये 2 गुणनखंड है कि नहीं, 1 भी गुणनखंड है, 24 भी गुणनखंड है, 2 भी गुणनखंड है, 12 भी गुणनखंड है, 3 भी गुणनखंड है, 8 भी गुणनखंड है, 4 भी गुणनखंड है और 6 भी गुणनखंड है। ये सब किसके गुणनखंड है, 24 के। अब इन दोनों को गुणा करके लिखने के कितने तरीके थे जिसमें हमारे पास 24 आए। तो ऐसे कितने तरीके थे, 4 तरीके थे। पहला 1 गुणे 24, दूसरा 2 गुणे 12, तीसरा 3 गुणे 8, चौथा 4 गुणे 6। ये तो था हमारे पास छोटा मोटा नंबर, हम लोग जिसको आसानी से ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अब मानिए दूसरा तरीका हमारे पास क्या होगा, दूसरा तरीका हम लोग कैसे निकालेंगे। तो दूसरा तरीका ये कहता है, सबसे पहले जो संख्या दी गई है उसका हम लोग क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकाल लेते हैं। तो उसके लिए हमको इसको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में तोड़ना पड़ेगा।
तो देखिए अभाज्य 24 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ा तो 2 की पावर 3 और गुणे 3 की पावर 1 आएगा। तो फिर पहला काम, दूसरा काम ये है कि इसका नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे। तो नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे तो देखिए 3 की पावर 3 दिया है ना, तो हम लोग क्या लेंगे 4 लेंगे। इसकी पावर 1 दिया तो हम लोग क्या लेंगे 2 लेंगे। इसको गुणा कर देंगे तो 4 दूनी क्या हो गया 8। इसके टोटल कितने फैक्टर निकले 8 फैक्टर निकले। टोटल कितने फैक्टर निकले 8 निकले। अब हम लोग निकालते हैं नंबर ऑफ वेज, मतलब कि इसको लिखने के कितने तरीके हैं। तो लिखने के कितने तरीके हैं तो उसके लिए हमेशा जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आया है, टोटल नंबर ऑफ जो फैक्टर आया है हमेशा उसको 2 से भाग कर देंगे। किससे भाग करेंगे 2 से, तो हमारे पास तरीके निकल जाएंगे कितने तरीके से उसको लिख सकते हैं। ठीक है, आप देखिए समझ सकते हैं 24 जो है 24 के टोटल फैक्टर कितने हैं 8। तो अब इसको दो दो गुणनखंडों के गुणनफल में लिखने के तरीके के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस 8 को 2 से भाग कर देंगे। किससे भाग कर देंगे 2 से। तो कितना आया 2 चौको 8, यानी 4 तरीके। यहाँ पे भी कितने तरीके आए थे 4 ही तरीके आए थे। ठीक है, आपसे ये नहीं पूछेगा कौन कौन सा तरीका है, आपसे बस पूछेगा कितने तरीके हैं, कितने तरीके से लिख सकते हैं। तो कितने तरीके से लिख सकते हैं 4 तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। 5 का देखिए 25 जो है वो क्या होता है 5 का स्क्वायर होता है। क्या होता है 25 को जब हम लोग तोड़ेंगे अभाज्य गुणनखंडों के रूप में तो क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर, केवल 5 का स्क्वायर ही बचेगा। अब देखिए इसकी हम लोग टोटल फैक्टर निकालेंगे, गुणनखंडों की संख्या निकालेंगे तो क्या मिलेगा। देखिए 5 का स्क्वायर करते हैं तो देखिए 25 ही आता है। देखिए इसके गुणनखंडों की संख्या निकालेंगे तो पावर इसका है 2 से एक एक्स्ट्रा पावर क्या होता है 2 प्लस 1 क्या हो जाती है 3 हो जाती है। क्या हो जाती है 3, यानी 3 इसके क्या मिलेंगे गुणनखंडों की संख्या मिलेगी। तो नंबर ऑफ फैक्टर कितने मिल गए आपके पास 3 मिल गए। क्या मिल गए 3। ठीक है, क्या मिल गए 3। अब देखिए नंबर ऑफ वेज निकालना है, तो नंबर ऑफ वेज निकालेंगे यानी कि तो हम क्या जो गुणनखंडों की संख्या मिली है, क्या मिली है गुणनखंडों की संख्या, उसको हम लोग क्या करते हैं 2 से भाग कर देते हैं। लेकिन देखिए सम संख्या आती, ऊपर अगर सम संख्या आती तो आसानी से आप भाग करके आंसर बता सकते थे। जैसे देखिए ऊपर 8 है तो 8 को 2 से भाग करेंगे तो 4 आ जाएगा। ऊपर 16 है तो इसको भी 2 से भाग करेंगे तो कट जाएगा। लेकिन जब भी आपको गुणनखंडों की संख्या एक विषम मिल जाए, क्या मिल जाए विषम संख्या मिल जाए, विषम संख्या जब भी आपको गुणनखंडों की संख्या मिल जाए तो आप इसके जो नंबर ऑफ फैक्टर नंबर ऑफ वे निकालेंगे, यानी कितने तरीके होंगे। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना होता है, आप बस क्या करेंगे इसमें +1 कर देंगे और उसको 2 से तब भाग करेंगे। यानी कि अगर आपके पास जो गुणनखंडों की संख्या विषम मिल रही है, क्या मिल रही है विषम मिल रही है, तो हमेशा हमारे पास जितनी संख्या जितने गुणनखंड मिलेंगे उसमें एक जोड़ेंगे उसको 2 से भाग करेंगे। तो 3 में एक जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 4 और 4/2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2। क्या आ जाएगा 2। ये था इसका तरीका। तो मतलब हम 25 को कितने तरीके से लिख सकते हैं 2 तरीके से। आप देख भी सकते हैं 25 को क्या लिख सकते हैं 1 गुणे 25 लिख सकते हैं और 5 गुणे 5 लिख सकते हैं। इसके अलावा आपके पास और कोई तरीका नहीं है जिसको गुणा करने के बाद 25 है उसको हम लोग गुणनफल के रूप में लिखें। तो कितने तरीके हैं केवल 2 ही तरीके हैं। ठीक है, ये तो था इसका कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आज का कॉन्सेप्ट सारा कंप्लीट होता है, यानी कि नंबर ऑफ फैक्टर के हमने आपको टोटल जितने भी कॉन्सेप्ट बन सकते थे सारा कॉन्सेप्ट हमने आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। अब जो कल की क्लास आएगी उसमें हम लोग क्या करेंगे नंबर ऑफ फैक्टर्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम आपको उसकी प्रैक्टिस कराएंगे। आप उस प्रैक्टिस को कर लें तो आपके पास कोई बुक लगाने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि हम आपको इतने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दे रहे हैं कि आपको अलग से कुछ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप उसी क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो। ठीक है, देखिए अगर आप ऐसे ही मैथ डेली पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़े रह सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर